स्टार्ट करते हैं। ये हमारा लास्ट चैप्टर है हिस्ट्री का, है ना, नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर। हिटलर के बारे में ये चैप्टर है। स्टार्टिंग में जैसे आप स्टार्ट करोगे, आप एक बुक के अंदर स्टोरी देखते हो, वो हेलमुट, मेरे ख्याल से ये नाम है हेलमुट, और इसकी स्टोरी के बारे में बातचीत करी गई है। कहता है एक 1945 का टाइम है, स्प्रिंग का मौसम चल रहा है, 11 साल का जर्मन बच्चा है, और ये एक बड़ा ही सीरियस फ्राइटनिंग कन्वर्सेशन देख रहा है, इसके फ्राइटनिंग कन्वर्सेशन देख रहा है, इसके पेरेंट्स के बीच में बातचीत चल रही है बड़ी सीरियस। तो इसके पिताजी जो एक डॉक्टर थे, वो डिस्कस कर रहे हैं कि क्या उसे पूरी फैमिली को मार लेना चाहिए, मार देना चाहिए पूरी फैमिली को, या फिर खुद अकेले सुसाइड कर लेना चाहिए। रीजन था कि कहीं ना कहीं वो डरे हुए हैं और शॉकिंग है बहुत ज्यादा। तो जो हेलमुट के जो फादर थे वो डरे हुए क्यों हैं, सवाल ये है। तो अगर कहता है आपको कि जो हेलमुट्स के जो फादर थे वो आज के टाइम पे, मतलब उस टाइम पे, नाउ द एलाइज, मतलब क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि जो एलाइज है ना, एलाइज, ठीक है ना, वो लोग हमको वो करेंगे जो हमने ज्यूस के साथ किया है, ठीक है ना। और ये लाइन दिखाती है कि कितना उनके अंदर गिल्ट है और कितना डर है उनके अंदर। और वो डर रहे हैं कि जो एक तरीके से एलाइज हैं वो उनके साथ रिवेंज लेंगे, जर्मन्स लोगों पे रिवेंज लेंगे वो लोग। जर्मन्स जो हैं उनके साथ उनको पनिश्ड किया जाएगा सेम वे से जैसे नाजीज लोग जो है ना, वो लोग पनिश्ड करते थे ज्यूज लोगों को या डिसेबल्ड लोगों को। तो कहीं ना कहीं एक चीज चल रही है, लोग डर रहे हैं, मतलब ऐसा हो रहा है शायद कि किसी चीज का अंत हो रहा है, स्टोरी का अंत नहीं हो रहा है, ऐसे कि अब कुछ खत्म होने वाला है सब कुछ, और जिसने अब तक बहुत ज्यादा अपराध किए थे दूसरे पे, वो डर रहा है कि अब हमारे साथ भी यही अपराध होने वाला है। हिडन ट्रुथ क्या है कि जो हेलमुट्स के जो फादर थे वो एक नाजी के सपोर्टर थे और फॉलो करते थे एडोल्फ हिटलर को, यानी कि एक नाजिज्म चलता था, एक कास्ट वाइज समझ लो, कैटेगरी वाइज समझ लो, रंग आधार, हर चीज के बेसिस पे एक जात चलती थी, नाजिज्म। और उसका बंदा था एडोल्फ हिटलर, लीडर था, और लोग उसे फॉलो कर रहे हैं कि हाँ जी, एडोल्फ हिटलर नाम की खतरनाक हस्ती है। और ये अभी कह रहे हैं कि भैया हम तो, समझ रहे हो। तो फादर्स के जो लास्ट मोमेंट्स थे वो क्या थे। नेक्स्ट डे फादर जो है वो अपने क्या कहते हैं लकड़ी, टुक हेलमुट टू द वुड्स, ठीक है ना, मतलब मेरे ख्याल जगह होगी, पता नहीं शायद, या फिर हाँ शायद जगह है, मेरे ख्याल से कहीं जगह गए, और उसके साथ एक लास्ट हैप्पी टाइम बिताया और पुराने बचपन के बच्चे वाले गाने गाए। बाद में उन्होंने अपने आप को ऑफिस में, ओहो, साइड हो गया सब मामला, है ना। मतलब सोचो ना कि एक बाप मर गया, उस बच्चे के लिए तो उसे नहीं समझ रहा ना कि अभी क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, उसके बाप ने कितना अपराध किया नहीं किया, लेकिन उस बच्चे के लिए तो सोचो कि वो देख रहा है उसका बाप उसके साथ खुशहाल खेला कूदा है, आप जस्ट इस चीज को फील करो, फिर मर गया। तो उसका जो ब्लडी यूनिफॉर्म था उसको फायर प्लेस में जला दिया गया। साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट जो पड़ा उस बच्चे को ये कि वो मेंटली ट्रॉमेटाइज्ड हो गया, ट्रॉमा नहीं आया, सदमा। 9 साल तक उसने ढंग से खाना नहीं खाया था अपने घर पे, और अपनी माँ से डरता था कि मेरी माँ मुझे पॉइजन ना मिला के मार दे, समझ रहे हो। सो डर लगता था कि यार, क्योंकि उसने एक बार सुन लिया ना अपने माँ बाप को बात करते हुए कि पूरी फैमिली को मार, उसको लगा कि मेरी माँ भी मुझे मार देगी। 9 साल तक घर का खाना नहीं खाया। ये दिखाता है कि कैसे नाजिज्म ने डिस्ट्रॉय करा होगा सिर्फ जिंदगियां और दिमाग नहीं, फैमिलीज भी कैसे लोगों की। ये स्टोरी हमें क्या सिखाती है कि नाजिज्म जो थी वो जस्ट मार, वाज नॉट जस्ट किलिंग और वॉर, वो सिर्फ मार नहीं रहे थे, कोई जंग नहीं लड़ रहे थे, वो अपना कंप्लीट सिस्टम अपने आइडियाज का चलाते थे, जैसे वो सोचते थे, जो उनके मोरालिटी थी, क्या सोचना, क्या पहनना तरीका, क्या पॉलिटिक्स था उनका, कैसा व्यवहार था, वो सारी चीज, ठीक है ना। नाजिज्म वाज नॉट वन और टू आइसोलेटेड एक्ट्स, इट वाज अ स्ट्रक्चर्ड आइडियोलॉजी अबाउट द वर्ल्ड एंड पॉलिटिक्स। सिर्फ ये ऐसा नहीं है कि कोई एक आइसोलेटेड, मतलब छुपा के कोई काम करा है नाजिज्म, जो भी आप समझोगे धीरे धीरे आगे 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 जाके, ये एक आइडियोलॉजी था जिसको पूरे स्ट्रक्चर्ड तरीके से चलाया था कि हम वर्ल्ड को या पॉलिटिक्स को ऐसा देखते हैं। हिटलर कौन बंदा है और नाजीज और उनके एम्बिशंस क्या थे। तो बहुत सारे लोग ऑलरेडी जानते हैं कि हिटलर एक जर्मन का पावरफुल नेशन का बंदा था, मतलब वो चाहता था कि जर्मनी जो है ना एक पावरफुल नेशन बने, सॉरी।
और इसीलिए वो पूरे यूरोप को कॉन्कर करना चाहता था, क्योंकि जर्मनी यूरोप के अंदर ही आता है। ज्यूज जो थे ना उसको सिस्टमैटिक तरीके से मारता जा रहा था। यहूदी लोग जिन्हें क्रिश्चियंस का हथियारा भी कहा जाता है, यहूदी लोग जिन्हें आज के टाइम पे जिसका एक यहूदियों का एक एकमात्र एक देश है, बताओगे? इसराइल। इसराइल देश जो है वो ज्यूज लोगों का है, यहूदी लोगों का। और आपने वहां सुना होगा क्या सीन चलता है, सबको एक एक दो दो साल तक आर्मी की मिलिट्री की ट्रेनिंग करनी पड़ती है। वो चाहता था कि जर्मनी बहुत पावरफुल देश बने और वो पूरे यूरोप पे कॉन्कर करना चाहता था और सिस्टमैटिकली इनको मारते थे। तो ये चैप्टर डिबेट करता है कि जो आम जनता थी क्या उन्होंने हिटलर को सपोर्ट करा था उस टाइम पे, या लोग जो एजुकेटेड थे जैसे कि हेलमुट्स के फादर हो गए, इन्होंने नाजिज्म क्यों फॉलो करा? तो पढ़ा लिखा आदमी है, उसको पता है गलत हो रहा है, फिर भी क्यों फॉलो करा? तो और जो नाजी जर्मनी थी उसका 1945 जब वर्ल्ड वॉर 2 एंड हुई तब खत्म हुआ। और 1945 में जर्मनी ने सरेंडर करा एलाइज को। मतलब जर्मनी की वॉर शायद एलाइज से चल रही होगी। एलाइज कौन है वो धीरे धीरे हम जानेंगे, जो हम थोड़ा बहुत रशियन रेवोल्यूशन में भी जान चुके हैं, है ना। एलाइड पावर होती थी और सेंट्रल पावर्स हुआ करती थी, है ना। लेकिन ये थोड़ा डिफरेंट है। बाकी एडोल्फ हिटलर और जोसेफ और गोएबल्स, इनकी फैमिलीज ने तो सुसाइड कमिट, मतलब देखो खुद तो तबाही कर आके सुसाइड कर ले, नहीं किसी थप्पड़ मार के पेट लेता, नहीं भाई इससे पहले चला गया। देखो ये दिखाता है कि नाजीज जानते थे उन्होंने बहुत भयंकर क्राइम करा है और उन्हें पता उन्हें पनिशमेंट मिलेगी, बहुत पब्लिक ह्यूमिलेशन मिलेगा, उससे पहले खुद ही चल बसे। समझ रहे हो पनिशमेंट क्या थी नाजीज की? अच्छा वो करते क्या थे, जब जब वॉर खत्म हुई तो एक इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल सेट हुई थी न्यूरमबर्ग में, और उनका पर्पस ये था कि नाजीज के जो लीडर है उनको पनिश करो, क्राइम जो भी उन्होंने पीस के अगेंस्ट क्राइम करा है, जो वॉर क्राइम्स हुए हैं, जो भी ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट है वो सब पे, ठीक है ना, तो वो सब चीजें करो। एलाइज का मतलब क्या है? देखो एलाइज का मतलब आप देख लो कि ऐसी कंट्री जो नाजी जर्मनी के अगेंस्ट थी। शुरुआत में देखो ब्रिटेन और फ्रांस थी, बाद में जाके इसे यूएसएसआर, यूएसएसआर मतलब रशिया, है ना, और यूएसए, इन्होंने भी ज्वाइन कर लिया था। और ये एक्सेस पावर के खिलाफ लड़ रही थी इस बार। पिछली बार तो ये सेंट्रल पावर थी, लेकिन इस बार कौन सी? एक्सेस पावर। एक्सेस पावर में जर्मनी और इटली और जापान। जापान बहुत भयंकर देश था इस टाइम पर, मजाक नहीं कर रहा लड़ाई के मामले में। बाकी बहुत भयंकर लेवल पे जेनोसाइडल वॉर और उसके बैकग्राउंड, ये सब चीजें हम धीरे धीरे आगे जाके पढ़ेंगे, तो थोड़ा बहुत चलो पढ़ ही लेते हैं। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चला था तो जर्मनी ने एक जेनोसाइडल वॉर लड़ी थी। जेनोसाइडल वॉर मतलब एक ऐसा वॉर जहां पर उनका मकसद है कि हर तरीके के लोगों को मार मुर देना, खत्म कर देना। उन्होंने डेलिबरेटली और सिस्टमेटिकली मारा था। ऐसा नहीं कि कोई एक्सीडेंट से कोई गलती से मर गया और हमारा मकसद नहीं था मारना पर मर गए, नहीं नहीं नहीं, पूरा सिस्टमेटिक तरीके मारेंगे सबको इस तरीके से, ठीक है ना। तो किलिंग ऑन अ लार्ज स्केल लीडिंग टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ लार्ज सेक्शंस ऑफ पीपल, ठीक है। बाकी नाजीज के द्वारा कौन कौन मारे गए थे? तो नाजीज जो है सिर्फ सोल्जर को नहीं मारा था, इनोसेंट सिविलियंस जो नॉर्मल लोग रहते थे, 6 मिलियन ज्यूज को मारा था उन्होंने। 6 मिलियन अगर आप गिनती करो तो सोचो अपने ही देश में करीबन कितने, 60 लाख। सोचो 60 लाख लोगों को वो मार रहे थे। अब आप सोचोगे भैया हमारे तो इंडिया के हिसाब से कम है, बट इंडिया में आबादी आज बहुत टाइम है, उस टाइम पे तो 60 लाख लोग बहुत होते होंगे। समझ, एक देशों में आबादियां ही 60-70 1-2 करोड़ होती है, तो उसमें से 60 लाख तो ये मार गए। अभी इतना भी नहीं बेटा, जिप्सीज लोग जो रोमेनियन या सिंथी करके कुछ लोग होते हैं, वो 2 लाख लोग तो उनको मारा, ठीक है ना। पोलिश यानी कि पोलैंड के जो सिविलियंस थे वो भी 1 मिलियन। डिसेबल्ड जर्मन जो मतलब अपने देश के लंगड़े लूलो को भी मार देते थे ये सोचो कि इन्होंने बोझ बना रखा इस तरीके से, सोचो उनको भी मार दिया जाता था, ठीक है ना। कह रहे थे मतलब एक इंसान है भाई, हर इंसान का जीने का हक है, लेकिन क्या कि नहीं, तुम किसी काम के नहीं हो इस देश में तो तुम मर जाओ। बाकी क्या कहते हैं, डिसेबल्ड जर्मन और पॉलिटिकल जो जो भी पॉलिटिकली अपोनेंट्स थे ना, उनको तो उनकी गिनती नहीं है कितने मारे, ठीक है ना। और ये जो मास किलिंग थी ना, इसको उन्होंने नाम दिया था होलोकॉस्ट, ठीक है ना। और होलोकॉस्ट सॉरी, ये जो पीपल्स थे ये सिर्फ अपने रेस के हिसाब से, रेस मतलब रेसिज्म, काला गोरा, इसके हिसाब से, धर्म के हिसाब से, फिजिकल कंडीशन के हिसाब से, या राजनीतिक तरीके से इनको मारा था। तो भैया कैसे मारा था इसने? तो इसने कोई नया और हॉरिफाइंग मेथड अपनाया था मारने का, बहुत टेरेबल मेथड। जैसे पॉइजन गैस दे दो गैस चेंबर में, गैस चेंबर होता था, उसके अंदर पॉइजन गैस छिड़क देता था, लो मरो, सब मरो एक साथ, ठीक है ना। बहुत मतलब सोचो, ये मजाक चल रहा है इसके लिए ये चीजें। ये जो किलिंग्स थी ना, ये जो कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स बना रखे थे, किलिंग सेंटर बना रखे थे, कोचिंग सेंटर नहीं, किलिंग सेंटर,
ठीक है ना, कोई इंस्टीट्यूट, कंपनी, ऑफिस नहीं, किलिंग सेंटर नाम है। कहाँ जा रहे हो जी? आओ किलिंग सेंटर जा रहा हूँ, आपको भी छोड़ देता हूँ, इस तरीके से। मोस्ट फेमस किलिंग सेंटर इसका था, डेंजरस नेम, ऑस्क्विट्स, ऐसे ही कुछ करके नाम है मेरे ख्याल से, ऑस्क्विट्स इस तरीके से कुछ होगा नाम, देखो। और इसे अनप्रेसिडेंट क्यों कहा जाता है? क्योंकि ऐसी किलिंग तो कभी आज तक जिंदगी में देखी ही नहीं थी जो हिटलर कर रहा था। बहुत ही लार्ज स्केल पे करता था और बहुत ही प्लान तरीके से, इंडस्ट्रियल साइंटिफिक तरीके से, मतलब लैब वैब में भी जाके कि कैसे मारा जाए इंसान को, बताओ, ऐसे ऐसे तरीके की किलिंग करता था। पनिशमेंट ऑफ नाजीज, न्यूरमबर्ग जो ट्रिब्यूनल था, जब ये आपको याद होगा कि ऊपर जब 1945 में वॉर खत्म हुई तो न्यूरमबर्ग ट्रिब्यूनल एक जगह है मेरे ख्याल से ना, यही थी ना, क्या कहते, एक सेकंड रुकना, यहाँ पे है ना, पनिशमेंट ऑफ नाजीज, न्यूरमबर्ग ट्रायल्स चलाए गए थे। अच्छा ठीक है, नाजीज को जब पनिश किया गया तो वो न्यूरमबर्ग ट्रायल्स चलाए गए थे। तो ये एक न्यूरमबर्ग नाम है, एक प्रोसेस है एक तरीके से। जब वॉर खत्म हुई तो एक इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल थी, वो सेटअप करी गई न्यूरमबर्ग, मतलब ये तो जगह का ही नाम है न्यूरमबर्ग। इसका पर्पस ये था कि नाजीज के लीडर को वो पनिश करेंगे, जो भी वॉर क्राइम्स उन्होंने लगाए, जो भी ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट उन्होंने हल्ला गुल्ला करा, जो भी शांति उन्होंने उसको तोड़ी, शांति भंग करी। पनिशमेंट की रियलिटी ये थी कि सिर्फ 11 टॉप लीडर्स को डेथ की सजा दी थी। सोचो, आप सोचो, इतने सारे लोग सिर्फ 11 को दिए, गलत बात है कि नहीं, आपको बताओ, रीजन समझते। बहुत सारे लोगों को तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे दिया। कंपेयर करें तो नाजी क्राइम से पनिशमेंट बहुत ज्यादा छोटी थी, ठीक है ना। चलो, तो अब मेरी बात ध्यान सुनना, मैं एक और चीज बताता हूँ आपको, ऐसा क्यों हुआ आप बताओगे कि इनको इतने 11-12 लोग और बहुत कम लोगों को? क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब हुई थी ना, तो उसमें कौन हारा था? जर्मनी ही हारी थी। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आपने सुना होगा, ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स, रशियन रेवोल्यूशन में आपने सुना होगा, वर्सेल्स की ट्रीटी साइन करती, जहां जर्मनी पे पकड़ के, जर्मनी को, और बोला तुमने बहुत अपराध किया है, तुमने बहुत पिट्टी पिट्टी करी है, बहुत ज्यादा लोगों को मारा है, अब जरा हमारी बात ध्यान से सुनो, इतने इतने का तो कर्जा है, ये कर्जा चुकाओ, ऐसे ऐसे तकलीफ है, ये सब दूर करो, सब फला, बहुत सारी बातें। तो जर्मनी एक तो ये देख रहा है कि बहुत सारी चीजें हुई थी, अभी धीरे धीरे पढ़ाऊंगा ही। जर्मनी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ये देख रहा है कि एक तो हमारे देश में भी नुकसान हुआ, ऊपर से हम पे कर्जा वर्जा चढ़ा दिया, हमारी जमीनें वमीनें जो हमने कैप्चर थी या नॉर्मल थी रिसोर्स संसाधन की, वो भी छीन ली, हमारे यहाँ खुद की सरकार बना के सिस्टम डाल दिया, डीमिलिट्रियलाइज कर दिया, मतलब मिलिट्री नहीं रहेंगे अब इस देश में। तो जर्मनी के बहुत सारे लोगों को ठेस पहुंची थी कि ये क्या बदतमीजी है, ये क्या गलत कर रहे हो हमारे साथ। दैट्स वाई एडोल्फ हिटलर जैसे लोग पैदा हुए, या उनके मन में हेट्रेड आया। तो जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी हुई तो लोगों के मन में ये नहीं आया होगा कि यार हमने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर करी और उसके चक्कर में ही सेकेंड, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर का जन्म तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के एंड में ही हो गया ना, ये तो होनी थी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर तो होनी थी। क्यों क्यों नहीं होनी थी भाई? ऑब्वियस सी बात है, होनी ही थी, क्यों क्यों नहीं होगी? क्योंकि लोग, आपने उनपे इतनी हार्श ट्रीटी लगा दी है, तो वो भी इंसान, अब कल को बच्चे पैदा होंगे और पैदा होते हैं उनपे बोझ है, तो देश में नफरत तो फैलेगी कहीं ना कहीं। तो लोगों को ये चीज समझ आ गई थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर, तो उन्होंने कहा कि जो लीडर्स है ना, से उनको लपेटो, ज्यादा से ज्यादा कुछ नहीं कर सकते इससे ज्यादा। और सेकंड और फर्स्ट में डिफरेंस भी तो रह गया ना कहीं ना कहीं। सेकंड में तो ज्यादा लोग इतने खास भी इन्वॉल्व नहीं है, ज्यादातर तो बड़े बड़े लोग हैं, और लोग जो आर्मी है वो सब, वो तो उनके गाइडेंस ही फॉलो कर रही है। हाँ, अगर पलट भी जाए तो भी क्या, मार ही देंगे ना आपको। चलो खैर, ये जो इतनी हार्श नहीं थी, क्यों? क्योंकि जो ब्रिटेन, फ्रांस, यूएसए, यूएसएसआर था, इन्होंने डिसाइड करा कि इसको भाई मत करो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद पनिश, क्योंकि जब वर्ल्ड वॉर वन हुआ था ना तो बहुत पनिशमेंट दी थी, जिससे उनके मन में एंगर, इंस्टेबिलिटी आई थी कहीं ना कहीं मन में। तो एलाइज ने इस बार लेसन लर्न कर लिया था कि भैया ना, प्रॉब्लम तो है इसमें। बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट ये था कि जो राइज था ना नाजी जर्मनी का, वो जर्मन के एक्सपीरियंस की वजह से ही हुआ था कहीं ना कहीं। मतलब जो हिटलर का धीरे धीरे उदय भी हुआ ना, लोगों ने कहीं ना कहीं सपोर्ट भी करा, वो इसलिए भी करा कि यार ये बंदा तो गलत ही है, हमें पता है, पर कहीं ना कहीं बाकी लोगों ने भी तो हमारे साथ गलत करा, ये हमारे लिए तो खड़ा हो रहा है, चलो खड़े हो जाओ, कोई बात नहीं, कुछ है भी तो नहीं ना। बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स है, वो सारी प्रॉब्लम्स हम जानेंगे कि कैसे ये हिटलर का उदय हुआ, कैसे धीरे धीरे ये बढ़ता गया आगे, समझ रहे हो। हमारे फर्स्ट टॉपिक पे आते हैं, देखो ये जर्मनी, जर्मन एम्पायर है।
बाकी बेटा जर्मन का जो थोड़ा पुराना इतिहास है ना, ये थोड़ा 10वीं क्लास में जानेंगे, अभी तो हम वर्ल्ड वॉर 1-2 की बात कर रहे हैं, तो थोड़ा आगे का इतिहास है। जब आप 10th क्लास में जानोगे ना, तब आप समझोगे कि जर्मन एम्पायर को एक प्रशियन एम्पायर का एक पार्ट हुआ करता था, जर्मनी प्रशियन एम्पायर, और कैसे सीन चला करता था। बाकी देखो आपको दिखा रखा है ये कि ये जर्मनी है, जर्मनी का आप थोड़ा बहुत जगह देख रहे हो। और जब धीरे धीरे वर्ल्ड वॉर खत्म हुई ना, वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हुई, तब जर्मनी पे सारे देशों ने बोला कि अब तुम यहाँ पे अपनी एक जैसे हर देश ने अपना अपना एक वो बना रखा है संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे हर देश ने अपना एक लोकतंत्र का तरीका बना रखा है, वैसे तुम भी एक अपनी एक पार्लियामेंट या अपनी एक सरकार बनाओ देश की, जो कहलाएगी वीमर रिपब्लिक। क्या कहलाएगी? वीमर रिपब्लिक। तो आप देख रहे हो यहाँ पर, इसमें आप देखो, एक तो आप देख रहे हो जिगजैग ऐसे करके लाइन है, एक ऐसे ऐसे करके लाइन है, एक लैंड जो है लीग ऑफ नेशन कंट्रोल के अंदर है, और लैंड जो टेकन जर्मनी से ले लिए, यानी कि अब के टाइम पे जनरली थोड़ी जर्मनी के पास ये जमीन है लगभग, जो आप देख रहे हो ये थोड़ा सा हट गया है, देख लेना क्या है। और ये जो आप ऑरेंज ऑरेंज वाला पोर्शन देख रहे हो, जर्मनी से जमीन छीन ली गई है अभी वर्ल्ड वॉर 1 के बाद। और दूसरा जिगजैग वाला देख रहे हो, यहाँ पर मिलिट्री नहीं चला सकते ये लोग अपनी, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं कुल मिला के जर्मनी के साथ बहुत ही दुख दर्द वाली भावनाएं हो रही है, जमीन छीनी हुई दिख रही है यहाँ से। जर्मनी वर्ल्ड वॉर 1 से अगर हम पहले की बात करें, वर्ल्ड वॉर अगर हम 1 से पहले की बात करें, तो कहता है जो शुरुआती 20वीं सदी थी, जर्मनी बहुत ही पावरफुल एम्पायर था। एम्पायर मतलब अभी राजा का शासन चल रहा होगा, हो सकता है। इसके पास एक स्ट्रॉन्ग आर्मी थी, इंडस्ट्रियल स्ट्रेंथ भी अच्छी थी, इंडस्ट्री बहुत बढ़िया थी, पॉलिटिकली कॉन्फिडेंस बहुत था। जर्मनी ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लड़ी किसके साथ? ऑस्ट्रिया हंगरी वॉर। आपको पता है वर्ल्ड वॉर 1 की शुरुआत हुई थी, मैंने आपको थोड़ा बताया था, एक प्रिंस था जो ऑस्ट्रिया हंगरी से ही था। अच्छा, इन सब के ना जो है एलाइज थे, जो ऑस्ट्रिया और हंगरी है, इसके गठबंधन किसके साथ थे? जर्मनी के साथ। और बाकी देशों के जो गठबंधन थे ना, वो ब्रिटेन और फ्रांस और रशिया के साथ थे। तो यही था कि कोई तेरे को मारेगा तो मुझे बुला ले, फिर मैं मारूंगा, ऐसे ऐसे करके सीन हो गया था इनका। तो वर्ल्ड वॉर 1 हो गई थी, ठीक है ना। तो इन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑस्ट्रिया और हंगरी के साथ लड़ी थी जर्मनी ने। और किसके खिलाफ लड़ी थी? ब्रिटेन, फ्रांस और रशिया के खिलाफ, जहां आपने देखा था रशिया की बहुत बुरी पिटाई लगाई थी जर्मनी ने। बाकी हर लोग विश्वास रखते थे कि ये बड़ी छोटी सी लड़ाई होगी, आसान होगी, बड़ी प्रॉफिटेबल होगी। लेकिन मतलब वॉर तो यही है ना कि राजा है, दूसरे सिंहासन कैप्चर कर लिया, राजा को मार मुर दिया। लेकिन अब चीजें ऐसे नहीं चल रही थी, अब बहुत ज्यादा डेवलपमेंट चीजें हो चुकी थी। तो ये जो बिलीफ लोगों ने रखा था, ये कंप्लीटली गलत हो गया। ये भैया 4 साल तक चली थी वर्ल्ड वॉर 1, और इसमें बहुत ज्यादा पैसा लगा, संसाधन, और यूरोपियंस की तो बहुत ज्यादा लाइफ पे प्रभाव पड़ा था। जर्मनी सबसे पहला ऑक्यूपाई करता है फ्रांस और बेल्जियम को, लेकिन बाद में अपनी ताकत खो देता है। लेकिन सोचो, जर्मनी इतना ऐसा देश क्या है कि 2-2 बार बहुत डोमिनेट करेगा, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में तो और डोमिनेट करेगा। टर्निंग पॉइंट आया था 1917 में, जब यूएसए ने ना एलाइज को ज्वाइन कर लिया था। तो फिर जो एलाइज थे वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन गए थे। रिजल्ट हुआ क्या था? जर्मनी और बाकी लोग हार गए थे 1918 में वॉर। और जब जर्मन एम्पायर खत्म हुआ, तो डिफीट के बाद जो जर्मन एम्पर थे केजर, वो एब्डिकेट हो गए, उन्होंने अपना स्टेप डाउन करके अपने पद से, ठीक है ना। और उन्होंने इंपीरियल जर्मनी, जो राज सिंहासन था, वो कम से कम खत्म कर दिया, और ओल्ड मोनार्की कोलैप्स हो गई, और एक नया पॉलिटिकल सिस्टम आया। तो यहाँ से कहीं ना कहीं उन्होंने बर्थ दिया किसको? वीमर रिपब्लिक, जो 1919 में आया। जर्मन के लीडर डिसाइड करे कि अब हम एक लोकतंत्र की सरकार बनाएंगे, जो बाकी लीडर्स थे जर्मन के। और एक नेशनल असेंबली मिली वीमर में, और एक सेकेंड, नेशनल असेंबली मिली वीमर के अंदर, और उन्होंने एक अपना कानून लिखा और एक फेडरल सिस्टम बनाया, जहां पर आप सेंटर और स्टेट को पावर देते हो। जैसे हमारा इंडिया है ना, इंडिया के अंदर फेडरलिज्म चलता है, यानी कि संघवाद चलता है, यानी कि फेडरल सिस्टम चलता है, जहां पर एक देश के पास जो पावर होती है ना, वो 2 हिस्सों में बांट दी जाती है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट के पास और एक स्टेट गवर्नमेंट के पास। लेकिन हमारा इंडिया में थोड़ा फर्क है, हमारा जो फेडरल सिस्टम है वो थोड़ा काशी फेडरल सिस्टम है, QUASI। मतलब यहाँ पर सेंटर के पास थोड़ी सी ज्यादा पावर स्ट्रांग होती है एज कंपेयर टू स्टेट। लेकिन यूएसए जैसे देश, जहाँ 50 स्टेट्स हैं, वहां पर बराबर पावर बटी, बिल्कुल एग्जैक्ट, कोई एक दूसरे को डोमिनेट नहीं कर सकता। बाकी नया पॉलिटिकल फीचर आया, पार्लियामेंट ने जो है उसको कहलाया गया रिक्सटैग, ऐसे करके रिक्सटैग करके कहलाया गया पार्लियामेंट को। और इसके अंदर सबको बराबर वोटिंग राइट, यानी कि चीजें तो सही चल रही है वर्ल्ड वॉर 1 के बाद। फिर प्रॉब्लम कैसे? हिटलर जैसा बंदा कैसे आ रहा है फिर यहाँ?
तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज यानी कि हर बंदा 18 साल से ऊपर या 21 साल से उम्र सबको वोट देने का मौका अधिकार मिलेगा, और औरतों को भी वोट देने का अधिकार दिया। तो ये नया डेमोक्रेटिक सिस्टम वीमर रिपब्लिक कहलाता है। आप समझ में आ गया वीमर रिपब्लिक क्या है आपको? ठीक है ना। तो लोग जो है ना उसे वीमर रिपब्लिक को पसंद क्यों नहीं कर रहे जर्मनी के लोग? तो ये डेमोक्रेटिक था तो बहुत सारे जर्मनी लोग इसे हेट कर रहे थे। क्यों? क्योंकि वो कहीं ना कहीं ये देख रहे थे कि कोई भी हमारे देश में आ रहा है, अब वो कह रहा है जर्मनी जो है ना इनके कंट्रोल के हिसाब से चले। मतलब लोगों को सहन नहीं हो रही थी कि यार हम हार गए और ये वाले देश वाले बंदे हमें आके कहीं ना कहीं कंट्रोल कर रहे हैं कि अब से तुम ऐसे रहोगे ऐसे रहोगे। मतलब किसी ने तुम्हारी पिटाई विटाई लगाई, तुमने किसी से लड़ाई लड़ी और लड़ाई लड़ने के बाद तुम्हें हरा दिया, और वो कह रहा है कि हमारे कायदे कानून से और तमीज से चलोगे। तो आपको थोड़ा बुरा तो लगेगा ना, आपको मन तो करेगा कि क्या मैं अपने आप को फिर से ताकतवर करके फिर मारूं। समझ रहे हो वो चीज? तो ट्रीटी ऑफ वर्सेल साइन करी थी, एक ह्यूमिलिएटिंग पीस था। ह्यूमिलिएट मतलब आपको मानव तौर पर आपको ह्यूमिलिएट किया गया हो, मतलब ऐसे थप्पड़ अप्पड़ मारा हो, बैठ इधर, और ऐसे करके समझ ह्यूमिलिएट किया काइंड ऑफ। कि ना जब जर्मनी वॉर हुई तो जर्मनी को जबरदस्ती बोला कि ये ट्रीटी है वर्सेल की, इसे साइन करो, और ये बहुत ही ज्यादा हार्श और ह्यूमिलिएटिंग थी। ये जो ट्रीटी थी मेरे भाइयों ये बहुत ही ज्यादा हार्श और ह्यूमिलिएटिंग थी। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था। क्या क्या? सबसे पहले तो जो भी उन्होंने समुद्र वाली कंट्री, समुद्र वाले इलाकों को घेरा था वो सब खो देना है उन्हें, ठीक है ना। और उन्हें अपनी 1/3 आबादी को खोना पड़ा और 13% अपनी टेरिटरी को। इंपॉर्टेंट रिसोर्स क्या? 75% आयरन, 26% कोयला। और किस किस को दे दिया? फ्रांस को दे दिया, पोलैंड को दे दिया, डेनमार्क को दे दिया, लिथुआनिया को दे दिया। और कहीं ना कहीं जर्मनी की इकोनॉमी बहुत ज्यादा कमजोर पड़ गई मेरे भाइयों, है ना। मिलिट्री और इकोनॉमिक पनिशमेंट क्या थी? जर्मनी को डीमिलिटराइज कर दिया। डीमिलिटराइज मतलब उनकी मिलिट्री हटा दी, ठीक है ना। आर्मी को कम कर दिया, वेपन्स कम कर दिए, और वॉर का गिल्ट जो था ना उससे क्लॉज लगा दिया कि जर्मनी को बोला कि तेरी वजह से वॉर हुई थी, अब से तुझे 6 बिलियन का कर्जा चुकाना पड़ेगा। तो जर्मनी के साथ आप देख रहे हो तो बहुत बुरा हो रहा है, ठीक है ना। और ये कहा, एक नेशनल शेम आ गई थी लोगों के मन में कि हम लड़ाई वड़ाई लड़े, और एक शेम शेम लोगों के मन में एक शेम आ गई थी नेशनल। गुस्सा भी था और इकोनॉमिक दबाव भी था क्योंकि अब उन्हें पैसा कमा कमा के कर्जा चुकाना था। ऑक्यूपेशन ऑफ राइनलैंड, ठीक है ना। जो क्या हुआ, जो एलाइज थी ना उन्होंने उनकी एक जगह थी राइनलैंड जिसको ऑक्यूपाई कर लिया। ये एक रिच कोल इंडस्ट्री थी, मतलब एक यहाँ पे इंडस्ट्री हुआ करती थी कोयले की, उसको ले लिया गया इनसे। इससे जर्मनी और कमजोर हो गया। और जो ऑक्यूपेशन था ना वो ज्यादा से ज्यादा 1920 तक आते तो बहुत बुरा हो गया था। बाकी पीपल ने वीमर रिपब्लिक पे ब्लेम डाला, बोला कि तुम जो जर्मनी के लीडर जो तुम लोकतंत्र चाहते थे ना तुम्हारी वजह से हुआ, क्योंकि तुम इन्होंने बोला कि हाँ ठीक है, और तुम्हारी वजह से हमारे साथ इतना बुरा हो गया। अगर तुम लोग थोड़ा बातचीत करते, तुम लोग थोड़ा लड़ने की कोशिश करते, तो हो सकता था वो हमारे पे इतना हार्श ट्रीटी नहीं डालते। बाकी वीमर के लीडर्स ने ना एक्सेप्ट करा ह्यूमिलिएशन। उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, आप हमारे पे इतनी सारी ट्रीटी लगा रहे हो, हम कर लेंगे एक्सेप्ट, हम एक्सेप्ट करते हैं, हम डेवलपमेंट कर लेंगे, कोई नहीं हम कर लेंगे। उन्होंने इसको साइन कर दिया। तो उन्होंने ब्लेम करा वीमर रिपब्लिक को कि मिलिट्री तुम्हारी वजह से खो गई, जमीन तुम्हारी वजह से खो गई, इकोनॉमिक क्राइसिस हो गए, और नेशनल देश के नाम पे तुम धब्बाओ, इस तरीके से चीजें उनके ऊपर लगाने लग गया। इससे वीमर रिपब्लिक बहुत ही अनपॉपुलर हो गया। अनपॉपुलर क्यों? क्योंकि लोगों को पसंद ही नहीं आया, ये कमजोर हो गया और अनस्टेबल हो गया मेरे भाई। मेरे भाइयों अपने को पता क्या कह रहा है, नेक्स्ट टॉपिक है हिटलर के बारे में। देखो आप चीजें अच्छे खासे जान चुके हो चीजें। तो वॉर से क्या प्रभाव पड़ा था, ओवरऑल इम्पैक्ट क्या पड़ा था वर्ल्ड वॉर 1 से? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो थी ना वो बहुत ही ज्यादा इम्पैक्ट डालती है यूरोप पे। डैमेज जो दो तरीके थे, एक तो साइकोलॉजिकल, ठीक है ना, और एक फाइनेंशियली, ठीक है ना। मेंटल शॉक, डर, गुस्सा, है ना, मन में क्रोध कि ओह इनकी हिम्मत, कैसे इन्होंने हमारे साथ ये कर दिया। फाइनेंशियली पैसा खो गया, कर्जे में आ गए, आपकी इकोनॉमी पूरे देश की डिस्ट्रॉय हो गई है। यूरोप जो था, इंपॉर्टेंट लाइन है, कहता है यूरोप जो था वो एक कॉन्टिनेंट ऑफ क्रेडिटर, मतलब जब पहले मनी लेंडर हुआ करता था यूरोप, मनी लेंडर मतलब जगत को लोन देता था, अमेरिका जैसे देशों को, बहुत बुरा, ठीक है ना। तो अब ये काइंड ऑफ एक डेटर बन गया था। डेटर मतलब मनी बोरोवर, दूसरों से पैसा लेना, ये बन चुका था, ठीक है ना। मतलब हुआ क्या कि यूरोप से पहले ये सबको पैसा देता था, ये ले बेटा कोई बात नहीं, मुझे उधार, मैं तुझे उधार दे रहा हूँ, उधार दे रहा हूँ, इस तरीके से। लेकिन अब ये अरे भैया उधार देना जरा थोड़ा सा, ऐसा हिसाब किताब हो गया था कहीं ना कहीं, अगर हम बात करें यूरोप की। तो पहला, दूसरा, फिर ये जो वीमर रिपब्लिक था, आप वीमर रिपब्लिक के बारे में जान चुके। एक तरीके से पार्लियामेंट सरकार बनाई गई थी जबरदस्ती, और लोग कहीं ना कहीं इससे थोड़ा नाखुश भी थे, क्योंकि इन्होंने सारे जो बोझ बनाए गए थे जर्मन के ऊपर कि तुम ये भी कर्जा दोगे वो भी कर्जा दोगे, इन सब के लिए ये तैयार हो गए थे कि ठीक है हम दे देंगे, कोई बात नहीं। तो जो वीमर रिपब्लिक थी वो नई बनी थी, ठीक है ना, और बहुत ही ज्यादा कमजोर थी क्योंकि फोर्स करा गया था
कि भैया जो भी जर्मन एम्पायर ने इससे पहले मिस्टेक करी है उन सबका बोझ तुम ही दोगे, उन सबका कर्जा वर्जा तुम ही हमें भर के दोगे। और इनके ऊपर ये था वॉर गिल्ट मतलब एक तो जंग लड़ी उसमें हार गए उसका गिल्ट है, या वॉर का गिल्ट है कि तुम्हारे वजह से इतना नुकसान हुआ। उसके ऊपर नेशनल ह्यूमिलिएशन लगाया गया था कहीं ना कहीं जर्मनी के ऊपर, है ना, ह्यूमिलिएट करा गया एक तरीके से, और हैवी कंपनसेशन, बहुत ज्यादा पैसा देना पड़ा था। तो एक नई बेबी गवर्नमेंट जो बनाई गई थी, इसको पनिश करा गया था क्राइम्स किसके लिए, ओल्ड रूलर्स के। जो ओल्ड रूलर हक के गए थे वो इन नई सरकार को साफ करना था, ठीक है ना, एक तरीके से ये सीन था। इससे वीमर रिपब्लिक जो थी ना वो फाइनेंशियली बहुत कमजोर थी, पॉलिटिकली बहुत कमजोर थी, और सोशली अनपॉपुलर थी कि समाज में इनको कोई इज्जत नहीं देता था। इसके बाद नवंबर क्रिमिनल्स, हु वर दे, ये नवंबर क्रिमिनल्स कौन थे, पीपल हु सपोर्टेड द वीमर रिपब्लिक, उनको नवंबर क्रिमिनल्स कहा जाता था, ठीक है ना। ये जनरली सोशलिस्ट लोग थे, सामाजिक, जो चाहते थे हर इंसान को बराबर अधिकार मिले, वो लोग थे। देखो कहीं ना कहीं वीमर रिपब्लिक एक तरीके से सब सही चीज थी, बस समझ लो प्रॉब्लम क्या थी, वहां के जो सामाजिक लोग थे वो खुश नहीं थे, क्योंकि बाहर की सरकारें आई, बाहर के देश आए, वो उन जर्मनी को जबरदस्ती पकड़ा, लपेटा और उनकी जबरदस्ती सरकार बनाई। और वो लोग जो चाहते थे इस देश में इक्वालिटी आए, लड़ाई झगड़ा खत्म हो, वो लोग आगे बढ़े, उन लोगों ने उन सरकार को सपोर्ट करा कि हाँ बढ़िया आप इस देश के सिस्टम में ये करो। उन्होंने कहा हम तुम पर कर्जा भी चढ़ाएंगे, बोले हाँ कोई बात नहीं चढ़ा दो, हर चीज करेंगे। उन्होंने कहा कर दो, अब हम एक अच्छे आदमी बन जाएंगे, अब हम इक्वल देश बनाएंगे और हम ग्रो करेंगे, ये चीजें इन्होंने कहीं ना कहीं करी। लेकिन आपको पता है कहीं ना कहीं जर्मनी जो पैसा अच्छा खासा कमाता था, जो सारे उसके संसाधन थे, वो सब तो कहीं ना कहीं जर्मनी से छीन लिए गए थे, है ना। जो कैथोलिक लोग थे, सोशलिस्ट लोग थे, और जो डेमोक्रेट, जो डेमोक्रेसी चाहते थे, वो लोग इसे कहीं ना कहीं, ये जो वीमर रिपब्लिक है उसको सपोर्ट करते थे। लेकिन जो कंजर्वेटिव लोग थे, अब कंजर्वेटिव आप समझ गए होंगे, सोशलिज्म इन यूरोप, रशिया हमने पढ़ा था, उसमें भी आपने पढ़ा ये वर्ड बार बार। जो कंजर्वेटिव नेशनलिस्ट थे ना वो इन्हें हेट करते थे, कहते थे हाय बेकार लोग हैं, इनके चक्कर में हम हार भी गए और हमारे ऊपर कर्जा भी चढ़वा दिया इन्होंने, ठीक है ना। वो मोकिंगली इन्हें नवंबर क्रिमिनल्स कहते थे। नवंबर क्रिमिनल्स क्यों, क्योंकि जर्मनी ने नवंबर 1918 में सरेंडर कर दिया था वर्ल्ड वॉर में, तो इसलिए कहते थे कि ये लोग नवंबर क्रिमिनल्स हैं, ठीक है ना। वो उन्हें ब्लेम करते थे कि इन्होंने अपनी हार स्वीकार ली और ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स इन्होंने एक्सेप्ट कर ली थी, इसीलिए इनकी वजह से हम हारे हैं। इम्पैक्ट हुआ क्या, ये जो हेटरेड था ना, ये कहीं ना कहीं 1930 की पॉलिटिक्स जो शुरुआत में हो रही थी उसको बहुत इन्फ्लुएंस करता है, और बाद में हिटलर को भी इससे बहुत सपोर्ट मिलता है इन्हीं हेटरेड की वजह से। क्यों, क्योंकि जब हिटलर खड़ा होगा, हिटलर को पता है कि ये लोग वीमर रिपब्लिक को पसंद नहीं करते हैं, तो अगर मैं उनके खिलाफ और बोलूंगा तो ये लोग मुझे अपना मसीहा बना लेंगे, बोले हाँ जी आप बहुत बड़े आदमी हो, इस तरीके से सपोर्ट गेन कर सकता है। सोशली प्रभाव क्या पड़ा था वॉर का, तो सोशली अगर हम प्रभाव बात करें तो हमें पता है वॉर जो थी ना उसने यूरोपियन सोसाइटी को पूरा बदल दिया था। सोल्जर जो थे उनको ग्लोरीफाई करा जाता था कि वाओ तुम ही हो जो भी हो, ठीक है ना। उनको ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता था सिविलियंस, आम जनताओं के मुताबिक। लीडर्स जो थे ना और मीडिया जो थी उनको प्रमोट करा जाता था, मतलब लीडर और मीडिया प्रमोट करी जाती थी। एग्रेशन दिखता था, स्ट्रेंथ दिखता था, मस्कुलिनिटी दिखती थी, किसे आदमी होता है ठोस, ये सब इस तरीके से चीजें दिखती थी। वॉर वॉज प्रेजेंटेड एज ऑनरेबल, वॉर को एक ऑनरेबल दिखाया जाता था, हीरोइक वाली चीजें दिखाई जाती थी, उसमें ग्लोरियस चीजें दिखाई जाती थी। लेकिन रियलिटी क्या थी ट्रेंच लाइफ की, मतलब ट्रुथ और प्रोपागेंडा, एक तो प्रोपागेंडा जो चलाया जाता था और एक सच्चाई क्या थी। मीडिया की इमेज ये थी कि जो ट्रेंच लाइफ थी वो एक हीरोइक और ब्रेव बहादुर लोगों की थी, लेकिन रियलिटी जो थी वो ये थी कि सोल्जर्स जो एक्चुअल में जी रहे हैं ना वो बहुत ही बेकार ट्रेंचेस में जी रहे हैं। लगभग जो वो जो गुफाएं होती थी या कुछ भी होता था उसमें वो रैट फीडिंग डेड बॉडीज पे, उन रैट चूहे कुतर जाते थे लाशों को, ठीक है। उन्होंने पॉइजनस गैस फेस करनी पड़ती थी, बहुत ज्यादा हैवी एनिमी शेलिंग होती थी, कंटिन्यूस डेथ होती थी उनके बराबरी सोल्जर्स को। तो कहीं ना कहीं लोग दिखा रहे हैं कि देखो सोल्जर है, बहुत बहादुरी, हीरो है, ये वो है, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत बद से बदतर जिंदगी जा रही थी एक सोल्जरों की, वो बहुत बुरी जिंदगी जी रहे थे। इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग की हम बात करें तो वॉर प्रोपागेंडा जो था ना वो एक रियल सफरिंग था लोग सोल्जर्स के लिए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं सोचता होगा ना बंदा कि यार मैं भी सोल्जर बन जाता हूँ, मेरे को भी बढ़िया सपोर्ट मिलेगा, ठीक है ना। बाकी धीरे धीरे राइज ऑफ डिक्टेटरशिप आया और डेमोक्रेसी गिरती गई, धीरे धीरे तानाशाही आती गई। तो देखो जब इकोनॉमिक क्राइसिस आए ना, बहुत ज्यादा इकोनॉमी में क्राइसिस आए, तो सोशली डर लगने लगा, सामाजिक तौर पर पॉलिटिकली आपकी चीजें स्टेबल रही नहीं, लोगों ने भरोसा उठाना शुरू कर दिया, डेमोक्रेसी बोला गया ये बेकार है, इससे कुछ नहीं है। लोग वापस से चाहते थे कि जो तानाशाह, एक बंदा जो होता है ना रूलर तानाशाही वाला, वो आ जाए,
तो इसीलिए वो पुराने कंजर्वेटिव जो पुरानी सोच धारणाएं रखते थे उनके डिक्टेटरशिप को आगे लाना चाहते थे। स्ट्रॉन्ग लीडर जिन्होंने प्रॉमिस करा, जो जो प्रॉमिस करते थे कि हम ऑर्डर बना के रखेंगे और प्राइड बना के रखेंगे, उस चीज पे ये ज्यादा फोकस करने लगे कहीं ना कहीं। लोकतंत्र जो था ना बहुत ज्यादा जवान था, यंग था और इतना ताकतवर नहीं था, कमजोर था, तो सरवाइव नहीं कर पाया वो, जो भी कभी इंटर वॉर चलती थी यूरोप के साथ उस पे, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं एक तरीके से हमें इस पैराग्राफ में बताया गया कि वॉर से क्या प्रभाव पड़े, और ये प्रभाव हम ऑलरेडी ऊपर पढ़ भी चुके हैं, क्या क्या चीजें पड़ी थी, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट आता है पॉलिटिकल रेडिकलिज्म या रेडिकलिज्म और इकोनॉमिक क्राइसिस क्या क्या हुए। तो धीरे धीरे चीजें अब देखो, मतलब वर्ल्ड वॉर खत्म हो चुकी है और अब हम पढ़ेंगे कि रशिया में चीजें कैसे कैसे क्या क्या चल रही है, उस पर हम बात करेंगे, ठीक है ना। चलो खैर आगे चलते हैं। पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स क्या थी जर्मनी के अंदर, पॉलिटिकली प्रॉब्लम्स के ऊपर बात करते हैं। कहता है वीमर रिपब्लिक जो थी ना वो बहुत ही बुरे समय में, डिफिकल्ट मुश्किल समय में पैदा हुई थी, मतलब जब बनाई गई थी तो बहुत मुश्किल समय था। सेम टाइम पे एक रेवोल्यूशनरी ग्रुप था जिसको कहते थे स्पार्टेसिस्ट लीग, ठीक है ना, जो एक अपराइजिंग था, मतलब एक रेवोल्यूशनरी ग्रुप था उसी टाइम पर बनाया गया था, जो वीमर रिपब्लिक के साथ साथ एक ग्रुप बनाया गया अलग से लोगों ने, जिसको कहते थे स्पार्टेसिस्ट लीग, ठीक है ना। और वो इंस्पायर था रशियन रेवोल्यूशन से, ठीक है ना। वो चाहते थे कि वर्कर की सरकार बने, क्योंकि आप अभी पढ़ चुके हो सोशलिज्म, सोशलिज्म में जहां आम जनता मतलब एक सरकार होती है जो आम जनताओं, हर इंसान को बराबर मानती है, इक्वली सपोर्ट करती है। सोवियत स्टाइल रूल चाहते थे ये लोग रशिया में, कौन से, स्पार्टिसिस्ट लीग वाले लोग। बहुत सारे शहरों में वर्कर्स और जो सेलर्स थे वो एक काउंसिल भी बनाते हैं अपनी, जिसे वो सोवियत कहते हैं एक तरीके से। बहुत सारे जर्मन्स के बीच में बंटवारा होने लगा, बहुत सारे लोग इस रेवोल्यूशन को सपोर्ट नहीं करते थे। वो चाहते थे कि, वो कौन से लोग थे जो इनको सपोर्ट नहीं करते थे, रेवोल्यूशन, रेवोल्यूशन मतलब एक बदलाव लोग चाहते हैं ना, वो लोग जनरली कौन लोग थे, सोशलिस्ट लोग थे, डेमोक्रेटिक लोग थे, कैथोलिक लोग थे। ये लोग जो है ना वो बदलाव नहीं चाहते थे, तो वो लोग वीमर से मिलते हैं और एक लोकतंत्र सरकार बनाते हैं। और वीमर गवर्नमेंट जो होती है ना वो स्टॉप करती है स्पार्टेसिस्ट को, जो भी कहीं ना कहीं आगे जाके किसकी मदद से, जो भी एक कहीं ना कहीं फ्री कॉप्स, मतलब जो आम आर्मी का ग्रुप होता है, वॉर सोल्जर, उसकी मदद से इस ग्रुप को, जो धीरे धीरे रेवोल्यूशनरी ग्रुप बढ़ता जा रहा था ना, इसको रोकने की कोशिश करती है वीमर रिपब्लिक। किसकी मदद से, सोशलिस्ट, डेमोक्रेट्स और कैथोलिक लोगों की मदद से, ठीक है ना। लेकिन अब आपको पता है, यानी कि एक वीमर रिपब्लिक था और उसके अगेंस्ट में था एक स्पार्टेसिस्ट ग्रुप, जो कहीं ना कहीं रेवोल्यूशनरी ग्रुप था, बदलाव चाहता था। इनसे कहीं ना कहीं लड़ाई लड़ने की कोशिश करी और कोशिश करी कि कहीं ना कहीं कुछ चीजें हो जाए, लेकिन स्पार्टेसिस्ट फेल हो गया, ठीक है ना। तो जब स्पार्टेसिस्ट फेल हो गया, क्यों, क्योंकि आर्मी का ग्रुप था, वॉर सोल्जर था, किसके पास, वीमर रिपब्लिक के पास, इन्होंने इन्हें चुप करा दिया। तो हुआ क्या, जब फेलियर हुआ ना, तो स्पार्टेसिस्ट लोगों ने एक कम्युनिस्ट पार्टी बनाई जर्मनी की, मतलब इन्होंने कहा कि अभी हम थोड़ा कमजोर हैं, अभी और थोड़ा पॉलिटिकली घुसते हैं, तो एक कम्युनिस्ट पार्टी बनी जर्मनी की। इसमें एक पॉलिटिकल वीकनेस थी, कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट जो थे ना वो स्ट्रॉन्ग एनिमीज बन चुके थे, वो कभी भी यूनाइटेड नहीं हुए अगेंस्ट हिटलर लेटर। मतलब हुआ क्या, जो कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट लोग थे ना वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग दुश्मन थे, तो वो कभी भी इकट्ठा नहीं हुए हिटलर के अगेंस्ट दोबारे। ये डिवीजन हिटलर को मदद करता है पावर में आने का। मतलब होता क्या, वो जो ग्रुप था उसमें कहीं ना कहीं जो कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट लोग थे वो ये आपस में दुश्मन दुश्मन बन गए, थोड़ी खोट वोट पैदा हो गई, हिटलर का फायदा उठा, हिटलर कहीं ना कहीं पावर में आ गया यहाँ से, ठीक है ना। इकोनॉमिक क्राइसिस आते हैं 1923 में, बहुत बुरा सीन होता है, ध्यान से देखना। इकोनॉमिक क्राइसिस होते क्या है कि जर्मनी जो है ना वो लड़ाइयां लड़ रहा था लोन के बेसिस पे, उसको वॉर का कंपनसेशन भी देना था सोने के रूप में, मतलब उसको जो भी हर जाना होता है ना, एक तरीके से नुकसान करा उसने वॉर का, वो भी उसे भरना था। गोल्ड के रिजर्व उसके पास कम थे भाई, सोना इतना था नहीं कर्जा चुकाने के लिए। तो एक होता है रूहर ऑक्यूपेशन 1923 में, जर्मनी ने कंपनसेशन देना मना कर दिया। फ्रांस ने जर्मनी की जो इंडस्ट्रियल रीजन, जो कहीं ना कहीं छीन लिया था पहले, जब वर्ल्ड वॉर वन खत्म हुई थी तो कुछ इलाके छीन लिए थे ना, वो इलाके वापस जनरली जो भी जर्मनी ने बंद करा था, तो जर्मनी ने, फ्रांस ने उनका ये इलाका कैप्चर कर लिया था, जर्मनी का इंडस्ट्रियल रीजन। जर्मनी ने क्या करा, वर्कर्स जो थे ना वहां पे वो काम करना बंद कर गए। वर्कर ने कहा कि भैया देखो, मतलब जर्मनी ने कहा हम नहीं चुका पाएंगे, हमसे नहीं हो पा रहा। तो फ्रांस ने उनका ये इंडस्ट्रियलाइजेशन वाला एरिया गिरवी, मतलब कंट्रोल कर लिया। तो जर्मनी ने कहा कि हम काम ही नहीं करेंगे यहाँ पे। इससे हुआ क्या, हाइपर इन्फ्लेशन होने लगा।
गवर्नमेंट जो थी ना वो बहुत ज्यादा पैसा छापने लगी। सरकार ने देखा ओ पैसे की कमी चल रही है, तो एक काम करते हैं, क्या पता पैसा ज्यादा छाप दें इस देश में, तो पैसा की कमी दूरी हो जाएगी। तो गवर्नमेंट ने बहुत सारा पैसा छाप दिया। और अब आपको समझ में आएगा कि एक देश में ज्यादा पैसा छापना क्यों नहीं चाहिए, भर भर के इंडिया भी छाप सकती है ऐसे। रिजल्ट हुआ क्या, मनी की वैल्यू खत्म हो गई, प्राइस तो बढ़ गए थे तेज, लोग बैग ले जाते थे बहुत सारे, ठीक है ना, कट्टों में भर भर के पैसा ले जाते थे, और एक ब्रेड का टुकड़ा खरीदने के लिए। सोचो, एक ब्रेड का टुकड़ा, मतलब हुआ क्या ना, सरकार ने क्या करा, सरकार ने देखा पैसों गरीबी चल रही बहुत बड़ा, तो नोट छाप देते हैं। उन्होंने नोट छाप दिए, नोट की हो गई वैल्यू कम हो गई। अब ये जो मान लो फॉर एग्जांपल आपको पहले 10 रुपए में एक रोटी मिल रही थी, अब हुआ क्या ना फॉर एग्जांपल, अब आपको वही 1000 रुपए देने पड़ रहे हैं और तब जाके आपको एक रोटी मिल रही है। तो पैसा ज्यादा छप गया तो पैसा मिलना आसान था, लेकिन रोटी तो फिर भी उतनी ही कॉस्ट लाएगी ना, तो वो एक प्रॉब्लम पड़ गई थी कहीं ना कहीं। और इस सिचुएशन को कहते हैं हाइपर इन्फ्लेशन, महंगा, इन्फ्लेशन मतलब महंगाई, और हाइपर मतलब एक्सट्रीम लेवल की। एक ऐसी सिचुएशन जहां पे प्राइस जो होते हैं वो बहुत ही तेजी से बढ़ते हैं और मनी यूजलेस हो जाता है, कोई काम का नहीं रहता, ठीक है ना। फिर डेव्स प्लान रिलीफ, यूएसए ने मदद करी, डेव्स प्लान इंट्रोड्यूस करा गया, ठीक है ना। यूएसए आया, बोला ओहो बहुत बुरी हालत पड़ रही तुम्हारे तो यहाँ पे, चलो एक काम करो, जो तुम्हें वॉर की पेमेंट देनी है उसका तुम्हें थोड़ा प्रेशर कम करता हूँ। कैसे कम करूंगा, मैं तुम्हें लोन दे देता हूँ। लोन दिया थोड़ा बहुत जर्मनी को, जर्मनी को थोड़ा सा इकोनॉमिकली थोड़ा राहत मिली कि चलो कोई नहीं, किसी ने लोन तो दिया, ठीक है ना। फिर प्रॉब्लम आ जाती है, और इससे तो पूरे वर्ल्ड में प्रॉब्लम आ गई, बहुत ही एक्सट्रीम लेवल की। अब क्या हुआ भैया, 1929 से 32 का टाइम, 24 से 28, 4 साल 5 साल तक बहुत बढ़िया चल रहा था, चीजें थोड़ी ठीक हो गई थी जब यूएसए ने लोन दे दिया था। 1924 से 28 के टाइम पे जर्मनी में कुछ इकोनॉमिकली तौर पर स्टेबिलिटी तो आई, लेकिन ये स्टेबिलिटी इतनी स्ट्रांग नहीं थी। ये बस एक था कि मिट्टी पे कुछ चीजें बनाई गई हो, मकान बनाया गया हो इस तरीके से। ये स्टेबल तो नजर आ रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा था कभी भी कोलैप्स हो जाएगा। और ऐसा क्यों, क्योंकि जर्मन की इकोनॉमी अब कहीं ना कहीं शॉर्ट टर्म लोन्स पे डिपेंड थी, और ज्यादातर लोन उनके कहां से आते थे, यूएसए से। लोन देकर अपना थोड़ा बहुत कर्जा चुका रहे थे। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या होती है, वॉल स्ट्रीट क्रैश कर जाती है। स्टॉक एक्सचेंज सुनते हो, स्टॉक मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई, ठीक है ना। 1929 में वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज क्रैश कर गई, लोग डर गए कि प्राइस गिर जाएगा, तो 24 अक्टूबर 1929 में 13 मिलियन शेयर्स एक ही दिन में बेच दिए थे लोगों ने। लोगों को डर लगने लगा ना कि मार्केट क्रैश हो गई है, तो आगे जाके प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। लोगों ने क्या करा, अपने जितने भी शेयर मार्केट में शेयर डालते थे, 13 मिलियन शेयर्स तो एक ही दिन में, एक शेयर मान लो कम से कम 100,000 रुपए का होता होगा, 13 मिलियन शेयर मतलब पृथ्वी का अच्छा खासा रुपया, अलग अलग देशों से लोगों ने स्टॉक मार्केट में डाल रखा होगा, सारा एक ही दिन भेज दिया सब लोगों ने। और यहीं से शुरुआत हो जाती है ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन। ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन एक ऐसा टाइम है जब लोगों को लगता है आगे जाके चीजें महंगी होने वाली है, कोई प्रॉब्लम होने वाली है, तो लोग आज अपने पास पैसा सब सेव करने लग जाते हैं, जेब में खर्चा ही नहीं करते बाहर। तो ये ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन आ जाता है। ग्रेट डिप्रेशन जो होता है पूरे वर्ल्ड वाइड फैल जाता है, क्योंकि यूएसए में हुआ था, और इससे बहुत सारी इकोनॉमिक्स की थ्योरियां बनी है, बहुत प्रॉब्लम्स आई हैं, बहुत सारी थ्योरीज है इससे। 1929 से 32 तक यूएस की खुद की नेशनल इनकम 50% गिर गई थी। सोचो, खुद की नेशनल इनकम, जीडीपी मान लो, नेशनल इनकम मानो, 50% गिर गई। फैक्ट्रियां बंद हो गई, जो भी सामान यूएस बाहर बेचता था, एक्सपोर्ट करता था, वो कम हो गया। फार्मर बहुत बुरा अफेक्ट हुए। इन्वेस्टर्स जो थे ना, वो अपना मनी जो तो उन्होंने इन्वेस्ट कर रखा था वो वापस ले रहे थे, अपने पास रखना शुरू कर रहे थे। बहुत सारी कंट्री यूएस पे डिपेंड करती थी इस टाइम पे, तो पूरे वर्ल्ड में क्राइसिस आ गया। और आप समझ रहे होगे जर्मनी में क्या होने वाला है। जर्मनी अभी तो थोड़ा बहुत स्टेबल हुआ, जर्मनी ने सबसे ज्यादा सफर करा, वर्स्ट अफेक्ट पड़ा 1932 में। इनकी इंडस्ट्री की प्रोडक्शन 40% गिर गई 1929 के लेवल के अफेक्ट की बात करें। वर्कर अपनी नौकरियां खो गए, वे दिहाड़ी काट दी गई। 6 मिलियन पीपल्स जो थे ना वो अनएम्प्लॉयड हो गए। 6 मिलियन मतलब 60 लाख। सोचो, कॉमन सीन क्या थे जर्मनी में, मेन जो थे वो कहते थे हम काम तो करना चाहते हैं, ठीक है ना, लेकिन कुछ है नहीं। यूथ जो थे वो ताश पत्ते खेल रहे थे,
बेरोजगारी, रोजगार ऑफिसेस के लिए लंबी लंबी लाइनें लग गई थी, ठीक है ना। बहुत सारा जवान क्राइम घुस गया था क्राइम के अंदर, और मतलब वही चोरी चकारी सुट्टाबाजी ये सब चीजों में घुस गए थे, ठीक है ना। प्रभाव क्या पड़ा अलग अलग सेक्शन में। मिडिल क्लास के लिए क्या हुआ कि जो सैलरीड पीपल्स थे और जो पेंशनरीज थे वो तो अपनी सेविंग धीरे धीरे खोते जा रहे थे, करेंसी की वैल्यू कम होती जा रही थी, जो छोटे छोटे व्यापारी शॉपकीपर थे उनका बिजनेस डूब गया और इनकम सबकी कम होती गई। और इससे हुआ क्या, प्रो दे फियर्ड प्रोलेटेनाइजेशन, मतलब बिकमिंग पुअर लाइक वर्कर्स और अनएम्प्लॉयड पीपल, उनकी तरह लोग डरने लग गए, ठीक है ना। मतलब पुअर छोटे गरीब वर्कर की तरह हो गए और बेरोजगार हो गए एक तरीके से लोग। वर्कर्स, पीजेंट और वुमेन की बात करें तो जो ऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स हैं वो सरवाइव कर पाए ज्यादा बेहतर, लेकिन जो अनएम्प्लॉयमेंट थी वो अपनी पावर धीरे धीरे कम, मतलब एक तरीके से हुआ क्या, जो ऑर्गेनाइज्ड वर्कर थे, जो ऑर्गेनाइज्ड समझते हो, एक होता है अनऑर्गेनाइज्ड, ऑर्गेनाइज्ड। ऑर्गेनाइज मतलब बढ़िया कंपनी है, सब बढ़िया, जितनी सैलरी उतनी मिलती है, बकायदा आपको टैक्स भरना पड़ता है, हर एक चीज सिस्टमेटिकली चलती है, पेंशन आपको मिलेगी, पीएफ आपका बढ़िया टाइम से कटेगा, ठीक है ना, बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड तरीका। 8 घंटे है तो 8 घंटे नौकरी, 9-10 घंटे अगर कर रहे हो तो एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा। अनऑर्गेनाइज्ड में क्या है, जितना मर्जी जब मर्जी काम कर रहे हो, भर भर के काम कर रहे हो, पैसा बहुत कम मिल रहा है, इस तरीके से। तो जो ऑर्गेनाइज्ड वर्कर थे वो तो थोड़ा सर्वाइव बेहतर कर लिए क्योंकि उनकी पैसा तो सही आ रहा था, लेकिन हाँ उनकी अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी की वजह से उनकी थोड़ी पावर कम हो गई थी। बड़े बड़े बिजनेस तो क्राइसिस पे आ गए थे, किसान तो भैया सबसे ज्यादा, उनके क्रॉप के प्राइसेस बहुत ज्यादा अफेक्ट पड़ रहा था। औरतें जो थी अपने बच्चों को खिला पिला नहीं पा रही थी और बहुत ही ज्यादा सैडनेस और स्ट्रेस में आ गई थी क्योंकि कहीं ना कहीं सब चीजें खराब हो रही थी। और इससे आप एक बहुत बड़ा प्रभाव पड़ सकते हो कि जो वीमर रिपब्लिक है, जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट चल रही है, ये कहीं ना कहीं पॉलिटिकली कमजोर हो गई, ठीक है ना, ये बहुत ज्यादा कमजोर हो गई। और कॉन्स्टिट्यूशन जो संविधान था ना, उसमें कुछ सीरियस प्रॉब्लम आने लगी। क्या, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता था, मतलब कोई भी पार्टी जो है वो एक क्लियर मेजोरिटी नहीं ले पाई। गवर्नमेंट जो बनती थी वो गठबंधनों से बनती थी। गठबंधन समझे, जब कोई एक पार्टी सारा वोट सिक्योर ना कर पाए। फॉर एग्जाम्पल 3 पार्टियां आपस में लड़ रही हैं, जो पार्टी 50 से ज्यादा वोट, 50% से ज्यादा सीटें जीत जाएगी, वो पार्टी बना लेगी। कोई भी नहीं जीत पा रही, सब मिल मिल के सरकार बना रहे हैं आपस में। तो और जो गठबंधन की सरकार थी वो और ज्यादा कमजोर थी। आर्टिकल 48, ये जर्मनी की बात हो रही है, इसमें एक प्रेसिडेंट के पास पावर थी कि वो इमरजेंसी कभी भी घोषित कर सकता है, और सिविल राइट, लोगों के जो सिविल राइट होते हैं, आम नागरिक के अधिकार, वो कभी भी बंद कर सकता है। और रूल बाय डिक्री, जब मर्जी चाहे अपने अकॉर्डिंग रूल चला सकता है, वो सब चीजें कर सकता है। तो रिजल्ट हुआ क्या, 20 अलग अलग तरीके की गवर्नमेंट बन गई थी इतने छोटे समय में। सोचो 20 सरकार बन गई थी बहुत छोटे से समय में। हर गवर्नमेंट सिर्फ 239 यानी कि 240 दिन के आसपास ऑन एन एवरेज चलती थी। 240 यानी कि 6 महीने के आसपास, 6 भी नहीं 8 महीने के आसपास सरकारें चलती। आर्टिकल 48 बार बार इस्तेमाल किया जाता था, बार बार इस्तेमाल किया जाता था। लोगों का भरोसा उठ गया था डेमोक्रेसी से, क्योंकि इकोनॉमिकली पैसों के तौर पर बहुत बुरा है और पॉलिटिकल तौर पर भी बहुत बुरा सीन चल रहा है। लोग सोचते थे कि डेमोक्रेसी हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाएगी, बहुत ज्यादा कमजोर और स्लो है। जर्मन लोग अब चाहते थे कि कोई स्ट्रॉन्ग लीडर आए, कोई स्ट्रॉन्ग मसीहा आए जो फिर क्विक और रेडिकल सॉल्यूशन जो निकाल सके। और यही सिचुएशन हिटलर और नाजीज को पावर में आने में मदद करता है कहीं ना कहीं, समझ रहे हो, हिटलर राइज टू पावर, ठीक है ना। अब मेरे भाइयों हिटलर का थोड़ा इतिहास पे चलते, देखो अभी तक आप ये समझ रहे हो कि जर्मनी में बहुत ही भयंकर सीन चल रहा है। बैकग्राउंड ऑफ हिटलर का राइज, देखो जर्मनी 3 बड़े प्रॉब्लम फेस कर रहा था। एक तो इकोनॉमिकली, मतलब बेरोजगारी आ रही है, गरीबी आ रही है, पैसों के तौर पर बहुत बुरा सीन है। पॉलिटिकल, सरकार कमजोर है। सोशल, लोगों के अंदर तो अभी भी गुस्सा है, अरे ये सब, मतलब लोग 1928-29 में भी जाके कह रहे हैं अरे ये सब इस वीमर रिपब्लिक की वजह से है, ये 10 साल पहले अगर सरेंडर नहीं करती तो आज ये दिन न देखने पड़ते। हर बार यही बातचीत चलती रहती है, ठीक है ना। तो ये जो क्राइसिस थे, ये परफेक्ट बैकग्राउंड बना पाया एडोल्फ हिटलर के लिए कि वो पावर में आ सके। हिटलर बेटा 1889 में ऑस्ट्रिया में पैदा हुआ था, और उसने अपना पूरा जवानी जो है वो गरीबी में गुजारी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब शुरू हुई थी ना, तो उसने जर्मन आर्मी ज्वाइन करी थी, ठीक है ना। और ये मैसेंजर के तौर पर काम करता था, मैसेज इधर से उधर पहुंचाता था, ठीक है ना। ये एक कॉर्पोरल बन चुका था, ठीक है ना। मेडल्स इसने बहादुरी के लिए जीते थे। इम्पैक्ट क्या पड़ा था कि जर्मनी की जो डिफीट थी ना,
वो इसे भी बहुत ज़्यादा शॉक करती है डीपली, और जो ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स थी वो इसे गुस्सा भी दिला देती है कहीं न कहीं। फिर इसकी पॉलिटिक्स में एंट्री कैसे होती है? 1919 में इसने एक छोटा-सा पॉलिटिकल ग्रुप जॉइन करा था जो जर्मन की वर्कर पार्टी थी। बाद में इसने उसी पार्टी का कंट्रोल ले लिया था और इसको रीनेम कर दिया था नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर पार्टी। ये पार्टी बहुत ज़्यादा फेमस हुई थी क्योंकि ये एक नाज़ी पार्टी थी, ठीक है ना? बाकी 1923 में अगर आप देखोगे, थोड़ा बहुत याद है, कोशिश कर रहा था इसने, अटेम्प्ट तो करा था कि ये पावर सीज कर ले, लेकिन ये फेल हो गया था। 1923 में हिटलर ने कोशिश करी थी कि वो कैप्चर कर सके बेवेरिया या बावेरिया ऐसे करके, और मार्च करा था इसने बर्लिन में, लेकिन टेक पावर बाय फोर्स, और ये अटेम्प्ट कहीं ना कहीं फेल हो गया था, हिटलर को पकड़ लिया गया था, ठीक है ना? और इसको जनरली ट्राई करा था ट्रीजन करने का, बाद में जाके इसे जेल से रिलीज कर दिया। ये इस क्राइम में पकड़ा गया था कि इसने ये, वो नहीं होता देशद्रोहीपन, वो कहलाता है, तो ये उस क्राइम में पकड़ा गया था, लेकिन बाद में इसे जेल से रिलीज कर दिया गया था। टर्निंग पॉइंट क्या आया? जब ग्रेट डिप्रेशन आया। ग्रेट डिप्रेशन आफ्टर 1929 हर चीज को चेंज कर देता है। सिचुएशन जो जर्मनी में होती है कि जो बैंक्स हैं वो कोलैप्स कर जाते हैं, ये तो हम पढ़ ही चुके हैं कि जर्मनी में क्या प्रभाव पड़ रहा है। फैक्ट्रीज बंद कर दी जाती है और वर्कर अपनी जॉब्स खोते जाते हैं, और मिडिल क्लास जो है ना वो बहुत ज्यादा गरीब हो जाती है। लोग जो थे वो बहुत ज्यादा होपलेस और डेस्परेट हो जाते हैं। फिर धीरे धीरे नाजी की पॉपुलैरिटी बढ़ती है। नाजी का एक ही प्रोपागेंडा था कि भैया हम लोगों को बेटर फ्यूचर और उम्मीद देंगे। तो इलेक्शन के रिजल्ट दिखाते हैं कि नाजी की ग्रोथ कहीं ना कहीं हो रही है। 1928 में 2.6% नाजीज के वोट थे, लेकिन 1932 में लार्जेस्ट पार्टी बन गई थी इसकी 37% वोट। ये प्रूव करता है कि नाजिज्म एक मास मूवमेंट बन चुका था डिप्रेशन के दौरान, जब ग्रेट ईयर्स ऑफ डिप्रेशन आते हैं उस टाइम पे। हिटलर एक पावरफुल स्पीकर बन चुका था, बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्पीकर था। उसकी जो स्पीच थी ना वो लोगों के इमोशंस को टच कर जाती थी, और उसमें ऐसा नजर आता था लोगों को कि एक हमें एक उम्मीद दे रहा है, ये हमें एक प्राउड फील करा रहा है। उसने प्रॉमिस करा था कि एक स्ट्रॉन्ग जर्मनी बनाएंगे, जो भी हमारे साथ ट्रीटी ऑफ वर्सेल साइन करी गई है ये एक इनजस्टिस है हमारे पास, इसको हम कैंसिल कर देंगे, जॉब्स देंगे अनएम्प्लॉयड लोगों को, हम लोग एक सिक्योर फ्यूचर रखेंगे हमारे जवानों के लिए, यूथ के लिए, और हम फॉरेन का जो इन्फ्लुएंस है हमारे ऊपर, जो ये यूरोप का इन्होंने हमारे पे जबरदस्ती पाबंदियां लगा रही है, खत्म कर देंगे हम। एक नई तरीके की पॉलिटिक्स की शुरुआत हुई। हिटलर ने अनाउंस करा एक न्यू स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स हम चलाएंगे, जहां पर हम लोग हमारे रिचुअल्स, तौर तरीके, जो हमारे पूजा पाठ के तरीके होते हैं काइंड ऑफ हमारे, वो हम उसको रिस्पेक्ट करेंगे, सिंबल्स बनाएंगे, पब्लिक शोज रखेंगे। नाजीज ने ह्यूज रैलीज निकाली, मैसिव पब्लिक मीटिंग्स रखी, सिंबल्स उसने यूज करे जैसे कि लाल झंडा, स्वास्तिक है ना, नाजी का सैल्यूट रखा उसने, लाउड रिपीटेड अपलॉज लगवाए गए, अपने खुद के नाम के लगवाए होंगे, और पावर दिखाई, यूनिटी, एकता दिखाई, और एक लोगों को दिखाई दिया कि भाई एक स्ट्रॉन्ग मूवमेंट कहीं ना कहीं बनती जा रही है। हिटलर मेरे भाइयों लोगों को एक सेवियर के तौर पर नजर आ रहा था। नाजी का जो प्रोपागेंडा था वो दिखाता था कि हिटलर एक मसीहा है, एक सेवियर है, हमें बचाएगा, हमें जर्मनी में बचाने आया है। बाकी बीच में एक इमेज लगी हुई होगी इसी टाइम पे जो आपको दिखा रहा है कि अट्रैक्ट कर रही है लोगों को जो अपनी डिग्निटी और ह्यूमिलिएटेड हुए हैं, जो अपनी डिग्निटी खो चुके हैं, जिन्हें लगा हमारे साथ ह्यूमिलिएशन हुआ है, वो सफरिंग कर रहे हैं गरीबी और क्राइसिस से। तो वो एक इमेज है बीच में, आप देखोगे नाजी वाले चैप्टर में, उसमें बीच में कहीं दिखा रखा है ये, ठीक है ना? चलो खैर, नेक्स्ट 2.1 इसको भी पढ़ लेते हैं थोड़ा बहुत, ठीक है ना? द डिस्ट्रक्शंस ऑफ डेमोक्रेसी। अब देखो, अब कहीं ना कहीं ये हिटलर बड़ा हो रहा है, तो कहीं ना कहीं अब क्या होगा, डेमोक्रेसी को खत्म करेगा। हिटलर जो था वो चांसलर बन चुका था 1933 में। 30 जनवरी 1933 में पॉल वॉन हिंडनबर्ग इसने एडोल्फ हिटलर को चांसलर बनाया, ठीक है ना? चांसलर सबसे पावरफुल पोस्ट थी सरकार के अंदर। इस टाइम तक नाजीज जो थे ना उनका पूरा सपोर्ट, उनको सपोर्ट था कंजर्वेटिव ग्रुप्स का। जब हिटलर पावर में आया ना वो धीरे धीरे शुरू करने लगा डेमोक्रेसी को खत्म करना। अच्छा, ये जो बंदा है ये कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी चला रहा होगा, इसने हिटलर को चुना कि तू चांसलर बन जर्मनी का, है ना? रीक्सटैग फायर एक एक्सक्यूज था कि अधिकार को खत्म करने का। 1933 में हुआ क्या, एक मिस्टीरियस फायर ब्रेकआउट हुआ जर्मन की पार्लियामेंट में, रिक्सटैग के अंदर आग लग गई पार्लियामेंट के अंदर। हिटलर ने इस फायर को एक एक्सक्यूज बनाया, ठीक है ना? फायर डिक्री 28 फरवरी 1933 में इसने क्या करा ना, मैं आपको बताता हूँ, जनरली इस बंदे का नाम लगवा दिया था।
इसी को फंसवा दिया था इन्हें कि इसी ने ना मतलब काइंड ऑफ ना पावर में ये अकेले आना चाहता था, तो इसने काइंड ऑफ ना क्या करा, आग लगाई खुद ही, ठीक है ना, और फिर बाद में दूसरों का नाम लगा दिया, एक्सक्यूज दे दिया इसने, ठीक है ना। बाद में हुआ क्या ना, इसने ना जो फ्रीडम ऑफ स्पीच थी, लोगों के पास बोलने का अधिकार, वो बंद खत्म कर दिया। जो फ्रीडम ऑफ प्रेस थी यानी कि प्रिंटिंग, वो सब खत्म कर दी। जो फ्रीडम ऑफ असेंबली थी वो खत्म कर दी। ये सारे वीमर कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारा वीमर बना रखा था हमने, हमारा संविधान बना रखा था, उस संविधान के तहत ये अधिकार लोगों को मिले हुए थे, ये अधिकार उसने हटा दिए, ठीक है ना। डेमोक्रेसी को सीरियसली उसने मतलब कमजोर करता गया धीरे धीरे। उसने कम्युनिस्ट लोगों पे अटैक करा। आपको याद होगा कम्युनिस्ट सोशलिस्ट लोग कहीं ना कहीं सपोर्ट करते थे वीमर रिपब्लिक को। इसने उनको मेन एनिमीज माना और थाउजेंड्स ऑफ कम्युनिस्ट को उसने अरेस्ट किया गया। बहुत सारे लोगों को तो उसने कॉन्सेंट्रेशन कैंप पे भेजा गया। समझ रहे होगे कॉन्सेंट्रेशन कैंप क्या होते हैं, ठीक है ना, जो धीरे धीरे ये स्ट्रेटेजी चलाता था अपनी। एग्जाम्पल, एक ड्यूजल डॉर्फ करके सिटी थी, उसमें 6,808 अरेस्ट केसेस थे, जिसमें से 1440 तो कम्युनिस्ट अकेले खुद थे। इतने लोग जब उसने अरेस्ट करे थे तो उसमें से 14 से 40 इतने लोग तो कम्युनिस्ट थे। बट कम्युनिस्ट जो सिर्फ वही नहीं विक्टिम्स थे, उसके अलावा उसने 12 डिफरेंट ग्रुप्स को भी जर्मनी में एग्जीक्यूट करा, पकड़ा, ठीक है ना। बाकी एक इनेबलिंग एक्ट, मतलब उसने एक 3 मार्च 1933 में एक इनेबलिंग एक्ट लगाया, और ये एक्ट ऐसा था जो ये दिखा रहा था कि अब लोकतंत्र यहाँ खत्म हो चुका है। उसमें अब उसने अपने आप को डिक्टेटोरियल पावर दे दी, मतलब डिक्टेटरशिप ले आया वो कहीं ना कहीं, और तानाशाह ले आया, जहां वो अब खुद सरकार चलाएगा, और वो सारी पावर उसने दे दी उसको, ठीक है ना। उसने पार्लियामेंट को इग्नोर कर दिया, ठीक है ना। उसने लॉ अपने खुद से बनाए और रूल बाय डिक्री करके उसने चलाया, ठीक है ना। इफेक्ट क्या था, इनेबलिंग एक्ट जो उसने लाया था उसका प्रभाव क्या पड़ा, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी थी उसने बैन कर दी थी अपनी पार्टी के अलावा, कि मेरी पार्टी रहेगी, अब से कोई पार्टी नहीं बनेगी। ट्रेड यूनियंस को बैन कर दिया, उसने बोला कि यह सिर्फ एक पार्टी वाला देश रहेगा, वन पार्टी डिक्टेटरशिप। टोटल कंट्रोल जो था स्टेट का वो कैसा था, नाजी गवर्नमेंट ने पूरा इकोनॉमी, मीडिया, आर्मी, जुडिशरी, हर जगह पे पूरा कंट्रोल खुद से ले लिया। कोई भी इंस्टीट्यूशन जो थी वो फ्री नहीं थी, सब उसके अकॉर्डिंग चलेगी। उसके बाद जो टेरर और पुलिस स्टेट थी, नाजीज ने स्पेशल फोर्स बनाई थी अलग से, जिसका नाम था SA, स्टॉर्म ट्रूपर। उसके बाद गेस्टापो, सीक्रेट पुलिस बनाई गई थी, SS प्रोटेक्शन स्क्वाड, क्रिमिनल पुलिस, SS सिक्योरिटी सर्विसेज। ये इन फोर्सेस के पास अनलिमिटेड पावर थी, ये कुछ भी कर सकती थी, ठीक है ना। लाइफ कैसी थी नाजी पुलिस रूल के अंदर, देखो किसी को भी बिना रीजन के अरेस्ट कर सकते हो, और जो गेस्टापो सेल्स हैं उसके अंदर किसी को भी टॉर्चर कर सकते हो, किसी को भी कॉन्सेंट्रेशन कैंप भेज सकते हो, ठीक है ना, और किसी को भी डिटेन कर सकते हो बिना ट्रायल के, ठीक है ना, बिना कुछ पूछताछ करे, बिना कोई रीजन, कुछ भी आप कर सकते हो। लोग, पुलिस जो थी ना वो बिना डर के घूमती थी कि भैया मतलब ना अपन तो मारेंगे जो मन करेगा जिस किसी को, ठीक है ना। कॉन्सेंट्रेशन कैंप एक इंपॉर्टेंट टर्म है, एक ऐसा प्लेस जहां पर बिना लीगल ट्रायल के, मतलब बिना सोचे समझे, बिना उसकी बात सुने समझे, उसको सोसाइटी से अलग कर दिया जाता था, और यूजुअली सराउंड किया जाता था इलेक्ट्रिक बार्ब्ड वायर फेंसेस, मतलब चारों तरफ जो इलेक्ट्रिक वायर नहीं होती बिजली वाली, उसके चारों तरफ उसको रखा जाता था। समझ रहे हो, जो जनरली अपोनेंट्स को पनिश करने के लिए, या उसके मन में डर पैदा करने के लिए, या सोसाइटी को कंट्रोल करने के लिए किया जाता था। समझ रहे हो जी। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मेरे भाइयों, रिकंस्ट्रक्शंस, ठीक है ना। क्या हुआ, जैसे ही हिटलर पावर में आया, हमें समझ गए थे लास्ट क्लास में कि हिटलर जो है अपनी शक्तियों का गलत फायदा उठा रहे थे। तो जब एडोल्फ हिटलर पावरफुल हो जाता है तो जर्मनी अभी भी गरीब है, जॉबलेस है, नाखुश है। हिटलर चाहता था उन्हें दिखाना कि भैया वो उनकी जिंदगी बदल सकता है, तो उसने उन्हें जिम्मेदारी दी फिक्स करने की इकोनॉमी टू द इकोनॉमिस्ट, मतलब उसने एक इकोनॉमिस्ट बुलाया जिसका नाम था, भाई उसका नाम है हालमार शाक्ट। ये एक इकोनॉमिस्ट था, इसको बुलाया, बोला बाबूजी आओ, बहुत ज्यादा तकलीफ चल रही है देश में, देश की दुख दर्द दुविधा दूर करो। तो कैसे इसने इकोनॉमी दूर करी, तो जो शाल शाल क्या था, शाक्ट, उसने एक गवर्नमेंट फंडेड वर्क प्रोग्राम स्टार्ट करा। इसका मतलब क्या है, उसने कहा कि गवर्नमेंट पैसा देगी, मतलब गवर्नमेंट पैसा भरेगी, और लोग जिनको नौकरियां मिलेगी, फैक्ट्रीज फिर से शुरू हुई। मतलब एक तरीके से इसने करा क्या, इसने गवर्नमेंट फंडेड वर्क प्रोग्राम चलाए, जो सरकार उस पर पैसा लगाएगी वो प्रोग्राम्स चलाए, ठीक है ना। बड़े बड़े प्रोजेक्ट स्टार्ट कराए गए,
ठीक है ना। बाकी ये देखो मैंने इस बार कोशिश करी है कि जो है क्या कहते हैं जो भी मुश्किल वर्ड्स होते हैं उनकी प्रोनाउंसिएशन मीनिंग यही हो। जैसे जर्मन में सुपर हाईवेज बनाए गए, ठीक है ना, वाइड रोड जिससे ज्यादा से ज्यादा फास्ट ट्रैवलिंग हो सके। और दूसरा वोक्सवैगन, आपने गाड़ी सुनी है जो पीपल्स कार है, वो इन्हीं की कंपनी की कार, मतलब जर्मनी की कार है वोक्सवैगन, सोचो तब की, ठीक है ना। एक चीप कार थी कॉमन पीपल के लिए। रिजल्ट हुआ क्या कि वैक्स फैक्ट्रीज फिर से काम धंधे में आने लगी और लोगों को नौकरी मिलने लगी, और जर्मनी जो थी ना वो वापस से स्ट्रांग होने लगी, ठीक है ना। यानी कि एक तरीके से हिटलर के आते हिटलर ने एक इकोनॉमिस्ट बुलाया, जालमर शाक्ट करके, जो भैया भैया जो थे अच्छे खासे इकोनॉमिस्ट थे, ठीक है, इनको बुलाया, इनसे काम करवाया, ठीक है ना। चलो फिर आगे चलते हैं। अच्छा देख रहे हो आप जर्मनी को देख रहे हो, तो जर्मनी आपके स्कूल का कह रहा हूँ, किताब का नक्शा है ये आपका, ठीक है ना। ये एक्सपेंशन ऑफ नाजीज पावर यूरोप 1942, 1942 के आसपास का टाइम है ये, ठीक है। जर्मनी का ये नक्शा चल रहा है, ठीक है ना। ये ग्रेटर जर्मनी है और ये कोऑपरेटिंग पावर है एक्सिस के साथ, ठीक है ना। और टेरिटरीज जो जर्मन ऑक्यूपेशन के अंदर है, मतलब जर्मनी देखो, मतलब ये 1942 की बात है, जब थोड़ा वर्ल्ड वॉर टू चल चुका है, जर्मनी अच्छी खासी लपेट रही है हिटलर के साथ। तो जर्मनी देखो क्या क्या हिस्सा कवर कर चुकी है, सोच रहे टेरिटरी जो जर्मन ऑक्यूपाई कर चुकी थी। और इटली और उसकी टेरिटरीज क्या क्या थी, लाइट ग्रीन में इस तरीके से, ठीक है ना। और न्यूट्रल कंट्रीज जिसमें अभी कोई कब्जा वब्जा नहीं है, नॉर्मल न्यूट्रल चल रही है, ठीक है ना, इस तरीके से। तो क्या हुआ, कहता है हिटलर, हिटलर कह रहा हूँ, हिटलर जो था, हाँ, जो अपना हिटलर था ना, उसकी ये सक्सेस स्टोरी क्या है फॉरेन पॉलिसी की, जो जर्मनी के बाहर उसने चलाई। 1933 में देखो इसने लीग ऑफ नेशंस छोड़ दी थी, क्योंकि उसके पास जर्मनी की लिमिटेड पावर थी, तो उसने ऑलरेडी एक पार्टी में था, ये आपको पता होगा, लीग ऑफ नेशंस, वो उसने छोड़ दी थी। और 1936 में उसने अपनी आर्मी को रेनलैंड में भेजा था, ठीक है ना। और ये शुरुआत में पहले बंद था, अगर आपको याद होगा, यहाँ जा नहीं सकते थे, मिलिट्री हो गई थी यहाँ पे। और उसने ऑस्ट्रिया को जर्मनी के साथ मिला दिया था। स्लोगन नारा लगाया था, एक पीपल एक अंपायर एक लीडर, ठीक है ना, अंपायर बोल दिया मैंने, एम्पायर, ठीक है ना। और उसने क्या करा, उसने ये स्वीडेटन, ये पता नहीं यही होगा मेरे भाइयों, स्वीडेटन लैंड फ्रॉम सीजेक्सोलोविया, इसे जेक्सोलोविया ही कहा जाता है, सीजेक ऐसे ही समझ लो, इसका थोड़ा डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन है मेरे भाइयों, ठीक है ना। चेकोस्लोवाकिया और सुडेटनलैंड जो थी, इसने सुडेटनलैंड और चेकोस्लोवाकिया इनको ऑक्यूपाई करा, और फिर पूरे देश को इसने ऑक्यूपाई कर लिया था, ठीक है ना। किसी ने इसे रोका क्यों नहीं, इंग्लैंड ने सोचा ट्रीटी ऑफ वर्सेल बहुत ही ज्यादा हार्श थी, तो इंग्लैंड ना कहीं चुपचाप से इसे सपोर्ट ही करा था कि कर ले बेटा कोई बात नहीं, ठीक है ना। इफेक्ट क्या हुआ, जर्मन लोग खुश, अरे क्या बात है, बहुत अच्छे आदमी है हिटलर साहब, इस तरीके से हिटलर एक हीरो की तरह दिख रहा था, जर्मनी फिर से पावरफुल होता जा रहा था। हिटलर ने वॉर चुना। जो उसका इकोनॉमिस्ट था शाक्ट, उसने बोला ये मत करो, नुकसान हो रहा है, अपने देश में तरक्की करो ना, बस बहुत है। इसने कहा बहुत ज्यादा पैसा आप अगर खर्च करोगे हथियारों पे तो आपकी इकोनॉमी कमजोर होती जाएगी। हिटलर ने कहा चल चुप कर, ठीक है ना। और ये फिर कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है ना, जैसे रियरमेंट ऐसे कर कुछ है, मतलब ज्यादा वेपन्स और आर्मी बनाना, और डेफिसिट फाइनेंसिंग, मतलब ज्यादा से ज्यादा गवर्नमेंट जो है खर्च कर रही है जितना वो कमा रही है। हिटलर विश्वास रखता था कि वॉर ही प्रॉब्लम सॉल्व करेगी, ठीक है ना। उसने उसने सोचा कि जो हम नई जमीनें कब्जा करेंगे उससे हमें खाना मिलेगा, कच्चा माल मिलेगा और रहने की जगह मिलेगी। फिर होता क्या, कुछ नहीं, सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाती है। सितंबर 1939 में जर्मनी ने अटैक कर दिया पोलैंड पे, ठीक है ना, पोलैंड पे अटैक कर दिया था, और उन्होंने वॉर स्टार्ट कर दी थी इंग्लैंड और फ्रांस के साथ, ठीक है ना। सितंबर 1940 में ट्राईपार्टाइट पैक्ट साइन हुआ, ठीक है ना। इसे ट्राईपार्टाइट कह लो एक तरीके से, ट्राईपार्टेड मतलब तीन तीन पैक्ट एक तरीके से साइन होते हैं, तीन देश आपस में मिलते हैं। जर्मनी, इटली और जापान बोले कि भैया अब बहुत हो गया, आइए मिलकर लड़ते हैं। तो इसमें पपेट रिजाइम वर्ड यूज हो सकता है आपकी बुक में, तो इसका मतलब होगा गवर्नमेंट जो कंट्रोल करती है किसी और कंट्री के द्वारा, तो एक पपेट रिजाइम कहलाता है। 1940 तक हिटलर ने ना पूरा यूरोप, लगभग मोस्ट ऑफ द यूरोप कंट्रोल कर लिया था, ठीक है ना। वो अपनी पीक पे था पावर पे 1940, एक टाइम पे ऐसा लगा था कि हिटलर का राज आ गया जी। बिग मिस्टेक हो गई यहाँ पर। बिग मिस्टेक क्या हुई, उसने सोवियत यूनियन मतलब यूएसएसआर, जिससे पहले भी लड़ाई हुई थी जब यूएसएसआर को बहुत पिटाई करी थी उसने, लेकिन इस बार उसने यूएसएसआर से लड़ाई फिर से ले ली। हिटलर चाहता था कि वो पूरा ईस्ट यूरोप कंट्रोल करे, मतलब यहाँ जर्मनी है ना, तो ये ईस्ट यूरोप हो गया और ये वाला
वेस्ट यूरोप हो गया, यहाँ इंग्लैंड फ्रांस ये सब है और यहाँ पर यूएसएसआर है। इसने कहा भैया मैं तो खाना जमीन लिविंग स्पेस के लिए भर भर के अटैक करूंगा। जून 1941 में 41 में उसने सोवियत यूनियन पर अटैक कर दिया और सबसे बड़ी मिस्टेक थी उसकी। क्यों? क्योंकि जर्मनी जो था ना वो अब वेस्ट में तो ब्रिटिश अंग्रेजों से लड़ रहा था और सोवियत से लड़ रहा था वो ईस्ट में। और जो स्टेलिनग्रेड था, स्टालिनग्रेड जो सोवियत की रेड आर्मी हुआ करती थी, याद है हमने पढ़ा है रशियन रेवोल्यूशन में, स्टालिनग्रेड, उसने बहुत ही बुरा जर्मनी को हराया है इस बार। जर्मनी बोले कि अब वो यूएसएसआर बोला कि अब पहले वाला बात नहीं है, हमें समझ रहे हो, है ना, हुआ था ना सीन। तो उसने जर्मन सोल्जर्स को अपने बैक टू बर्लिन वापस पीछे पछाड़ दिया, वापस बर्लिन आ गई उनकी जर्मनी, जो जर्मनी थी, ठीक है ना। उसमें एक वर्ड यूज हुआ है हेगेमोनी, मतलब कंट्रोल या डोमिनेंस करो दूसरे पे। सोवियत यूनियन ने बहुत भयंकर डोमिनेट करा अगले 50 साल तक तो ईस्ट यूरोप में, मतलब सोवियत यूनियन ने अगले 50 साल तक यहाँ जब देखा ना कि हमने तो जर्मनी को हरा दिया, पपेड़ दिया, तो अगले 50 साल तक अच्छा खासा डोमिनेंस रहा था सोवियत यूनियन का। फिर यूएसए वॉर में एंटर कर जाता है, ठीक है ना। शुरुआत में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका दूर ही था, लेकिन जापान जब धीरे धीरे एशिया में बढ़ता जा रहा था, उसने पर्ल हार्बर एक जगह थी यूएस का नेवल बेस, वहां पे अटैक कर दिया था। तो यूएसए ने वॉर स्टार्ट कर दी और वॉर जब खत्म हुई तो 1945 में जर्मनी डिफीटेड, हार गया। यूएसए ने एटम बॉम्ब गिरा दिए थे हिरोशिमा पे, ठीक है ना, जो जापान के अंदर है, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुई, ठीक है ना। स्टोरी कम बैक टू हेलमुथ, जो हेलमुथ की हमने स्टार्टिंग में स्टोरी पढ़ी थी, उस पर वापस आते हैं। जब उसे पता चला कि वी अंडरस्टैंड आफ्टर नोइंग ऑल दिस, अब हम समझ चुके हैं कि जो नाजीज थे वो डर क्यों रहे थे कि उन्हें पनिशमेंट मिलेगी, जब हम चैप्टर के स्टार्टिंग में अब हम समझ चुके हैं ये बात। और दूसरा, हेलमुथ का जो पिता था वो सुसाइड क्यों कर लेता है, और नाजीज जो थे वो ह्यूमैनिटी को क्यों डिस्ट्रॉय कर रहे थे, हम समझ चुके हैं। ये सिर्फ एक वॉर नहीं थी, ये क्रिमिनल वायलेंस था, एक मैसिव स्केल पे, बड़े स्तर पर बहुत ही ज्यादा वायलेंस अटैक हुए थे मेरे भाइयों, ठीक है ना। बाकी नाजी का जो वर्ल्ड व्यू था वो क्या था, ये तो देखो पूरा जर्मनी की कहानी चल गई, वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो गया, चीजें इस तरीके से हो गई। लेकिन अगर हम इसमें आगे बढ़े नेक्स्ट टॉपिक पे कि नाजीज का वर्ल्ड व्यू क्या है, ठीक है ना। नाजीज लोग क्या विश्वास रखते थे, कहता है ये आपको समझने के लिए सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि किस चीज में वो विश्वास रखते थे। तो देखो, नाजीज जो थे ऐसे क्राइम क्यों कर रहे हैं, ये सवाल आपके मन में जब आए तो उससे पहले ये सवाल लाओ कि ये विश्वास क्या रखते थे, क्या सोच धारणाएं थी। तो नाजीज जो थे ना, वो लोगों को एक्सीडेंट के तौर पर नहीं मारते थे, वो एक पूरा सिस्टम बना के मारते थे, समझ रहे हो। वो बिलीव रखते थे, इसी को नाजीज आइडियोलॉजी कहते थे, जो एक पूरा सिस्टम बना के लपेट के पिटाई करते थे ना अपने देश में लोगों की, तो उसको नाजीज आइडियोलॉजी कहते थे। और वो एग्जैक्टली सेम थी एडोल्फ हिटलर का वर्ल्ड व्यू, जैसे एडोल्फ हिटलर सबको वर्ल्ड व्यू में दुनिया को देखता था, बिल्कुल सेम वैसे ही। मेन आइडिया क्या था नाजी आइडियोलॉजी का, तो हिटलर विश्वास रखता था कि हर इंसान बराबर नहीं है, एक रेशियल हिरार्की होती है, मतलब रेसिज्म कलर के आधार पर, कोई थोड़ा और गोरा और ऊपर, और गोरा और ऊपर, और गोरा ऊपर, सबसे ऊपर हमारे गोरे, इस तरीके से, ठीक है ना, इस तरीके से। रेशियल हिरार्की क्या था, कौन ऊपर है कौन नीचे है। अकॉर्डिंग टू नाजी टॉप पोजीशन पे आते थे नॉर्डिक जर्मन आर्यंस, ठीक है ना, जिनके ब्लॉन्ड हेयर होते हैं, ब्लॉन्ड मतलब वो ब्राउन कलर के तहत, लेडीजों को पता होगा ये कलर करती होंगी ना, कौन सा होता है बेटा, सॉरी गोल्डन होता है, नीली आंखें, ठीक है ना। और इसको कंसीडर करा जाता है बेस्ट एंड प्योरेस्ट रेस। वो कहता था ये चमड़ी का बच्चा चाहिए मुझे, ऐसे ढूंढता था वो, समझ रहे हो। सबसे नीचे कौन आते थे, ज्यूस, कहता था ये एंटी रेस है, सबसे बड़े दुश्मन है आर्यंस के, इन्हें मारो, ठीक है ना। मिडल मिडल पोजीशन पे कौन आ जाते थे, जो थोड़े स्किन कलर में थोड़े हल्के सांवले गोरे गोरे टाइप थोड़े, पर प्रॉपर आर्यंस नहीं, ठीक है ना। बाकी ये तो वर्ड्स चल रहे हैं, चलो खैर। बाकी जो है हिटलर को ये आइडिया मिला कहां से, तो हिटलर, अब सवाल है ना कि हिटलर के अंदर ये दिमाग में कैसी चीजें आई कि ऐसे बंदे होने चाहिए गोरे गोरे। तो एक चार्ल्स डार्विन था और उसने एक्सप्लेन करा था एवोल्यूशन प्लांट और एनिमल में, एक नेचुरल सिलेक्शन का आइडिया उसने बनाया था, ठीक है ना। मतलब चार्ल्स डार्विन एक बंदा था, है ना, उसने क्या कहा, उसने ना एक एवोल्यूशन, एवोल्यूशन समझते, एक टाइम बाद मानव जाति इवॉल्व होती जाती है, तो वैसे ही उसने क्या कहा, उसने प्लांट और एनिमल्स के बारे में बताया। तो यहीं से उसके मन में एक आइडिया आया कि ये रेसिज्म होना चाहिए, ये बेस्ट स्पीसीज है। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि डार्विन ने कभी नहीं कहा था कि इंसान को मार दो इस हिसाब से, लेकिन नाजीज अपने आइडिया को गलत ले गया था। उसने बोला था कि देखो जो गोरे होते हैं इस तरीके से, ऐसे ऐसे बच्चे होते हैं, डार्विन ने कही होगी थोड़ी बहुत गोरे वोरे होने की बात, तो नाजीज इसको बहुत सीरियस ले गया। उसने सोचा कि इसका मतलब जो सारे कम गोरे हैं इनको सबको मार दो, ठीक है ना, हमारे बंदे होने चाहिए, ठीक है ना। एक और बंदा उसका आइडिया जिससे उसने समझा, वो था हर्बर्ट स्पेंसर।
उसने आइडिया दिया था सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, मतलब उसने कहा कि जो सबसे फिटेस्ट है ना उसी का सर्वाइवल होना चाहिए, वही जीवित रहना चाहिए, स्ट्रॉन्ग सर्वाइव करेगा और कमजोर मर जाएगा। तो नाजिर ने बोला कि अच्छा इसका मतलब क्या है कि जो मेरे यहाँ कमजोर है उसको सबको मार दो, स्ट्रॉन्ग रेसेस रूल करनी चाहिए और वीक हमेशा गायब हो जाना चाहिए। तो सोचो ना, लोगों ने ऐसी ऐसी जब चीजें छाप रखी तो उसको कोई इंसान किस माइंडसेट से कहां ले जाएगा। और नाजीज में हिटलर ने यही सोचा, ठीक है ना, सर्वाइवल ऑफ द हिटेस्ट मतलब फिटेस्ट, मतलब जो स्ट्रॉन्गेस्ट है सिर्फ वही सर्वाइव करेंगे। नाजीज का कंक्लूजन क्या निकला, बहुत ही गंदी सोच, डेंजरस थिंकिंग ले आया अपने मन में। उसने दो, जो क्या नाम थे, ये नाम याद रखना बेटा, एक हर्बर्ट स्पेंसर और उससे पहला चार्ल्स डार्विन, ये जो बंदे थे, इनसे जब उस बंदे ने थोड़ा सोचा समझा, इससे उसने कंक्लूजन ये निकाला कि भैया आर्यंस रेस सबसे बेस्ट है, ठीक है ना, ये प्योर रहनी चाहिए, हमें हमेशा स्ट्रॉन्गर रहनी चाहिए और वर्ल्ड को रूल करे। मतलब होता भी पता क्या था, अगर कोई आर्यंस ज्यूस के साथ शादी कर रखा है ना, अगर आर्यंस मेल है और ज्यूस फीमेल है तो उनका बच्चा मरवा देगा, इसको बोलेगा कि तू इधर आ, किसी और से शादी कर और आर्यन से ही कर और वही बच्चे पैदा कर। समझ रहे हो, अगर कोई फीमेल आर्यंस है, ठीक है ना, गोरी बच्ची, या फिर कोई ज्यूस वूस बंदा है तो उसके बंदे को मरवा देगा, उसकी किसी और से शादी करे, बोले इसके साथ बच्चे कर। क्यों? अरे नीली आंखें, गोरा बच्चा चाहिए, वो पैदा करवाएगा, ठीक है ना। जो गरीब लोग थे उनके पास, जो जो वीक पीपल हैं, मतलब जो इस कलर के नहीं है, उनका कोई अधिकार नहीं जीने का। और यही एक तरीके से जेनोसाइड, होलोकास्ट और मास किलिंग में उसको इवॉल्व करती गई, ठीक है ना। सब सेकंड बड़ा आइडिया उसको जो मिला था वो मिला था लेबेंस रोम करके, लिविंग स्पेस। एक और इंपॉर्टेंट नाजीज का बिलीफ था, वो था लेबेंस रोम। इस तरीके से लेबेंस रोम मतलब लिविंग स्पेस। हिटलर का मानना था कि जर्मनी जो है ना उसके पास अच्छी खासी जमीन नहीं है, जर्मनी को ज्यादा से ज्यादा स्पेस चाहिए, और वो कैसे कर सकते हैं, हम अपनी आर्मी को स्ट्रॉन्ग करके कब्जा करके। तो हिटलर जो है वो क्या कहते हैं, वेयर डिड हिटलर वांट दिस लैंड, ये लैंड कहाँ चाहता था, वो चाहता था कि ईस्ट वाली जगह पर वो थोड़ा घेराबंदी कर ले, थोड़ी सी ज्यादा जमीन, ज्यादा फूड, ज्यादा, इसीलिए उसने पोलैंड को एक टेस्टिंग ग्राउंड बना दिया था इस आइडिया पे, यहाँ पे पोलैंड पे कब्जा करा था, समझ रहे हो, ठीक है ना। बाकी हिटलर के खुद के शब्द थे उसकी एक सीक्रेट बुक से कि जो जमीन है वो हमेशा स्ट्रांग लोगों को बिलोंग करती है, हमेशा स्ट्रांग लोगों के पास होनी चाहिए जो इसको कॉन्कर कर सके। सिंपल मतलब कि पावर जो है ना वो अधिकार देती है और कमजोर के पास कोई अधिकार नहीं होता, ठीक है ना। पावर एक तरीके से ज्यादा स्ट्रांग लोगों के पास ही रहनी चाहिए, इस तरीके से उसका सोचना था, ठीक है ना। फ्रॉम मेन कैंप एक स्मॉल कंट्री कैन नॉट बिकम अ वर्ल्ड पावर, वो इसका एक और मानना था, एक बंदा था जिससे उसने, मतलब वो कहीं ना कहीं हर बंदों की थ्योरियां ले लेकर अपने मायने बनाता जा रहा था। उसने कैंप करके एक बंदे से एक और मतलब क्या समझा कि जो छोटा कंट्री होता है वो कभी भी वर्ल्ड पावर नहीं बन सकता, तो उसने कहा कि जर्मनी को एक्सपैंड होना पड़ेगा, बॉर्डर को बढ़ाओ। इसलिए जो उसका इकोनॉमिस्ट था वो बोल रहा था भाई तू आर्मी पे इतना क्यों खर्चा कर रहा है, ये सब छोड़, बोला बस चुप रहे, मैं करूंगा ये, समझ रहे हो, समझ रहे हो। फिर हुआ क्या, वर्ल्ड वॉर टू का थोड़ा सा वैसे मैंने एक इंट्रोडक्शन वैसे मैंने आपको समझा दिया, पर थोड़ा सा मैं आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ वर्ल्ड वॉर टू को, ठीक है ना, थोड़ा सा और अलग से पढ़ते, जैसे मैंने रशियन रेवोल्यूशन में एक वर्ल्ड वॉर वन अलग से एक्सप्लेन करा था वैसे। हालांकि चैप्टर के कंटेक्स्ट वाइज हम समझ चुके हैं वर्ल्ड वॉर वन में क्या। वर्ल्ड वॉर टू जो था ना वो एक सडन इवेंट नहीं हुआ था, ये इसका रिजल्ट आपको पता है बहुत ही ज्यादा पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल टेंशन क्रिएट करता है। वर्ल्ड वॉर वन के बाद बहुत सारे देश जो थे उसमें बेरोजगारी आई थी, गरीबी आई थी, नेशनल ह्यूमिलिएशन हुआ था, लोगों के साथ बहुत बुरा हुआ था। इन कंडीशन में एक एग्रेसिव नेशनलिज्म और अथॉरिटेरियन लीडर्स जो थे ना उन्होंने बहुत फायदा उठाया था। जो नेशनलिज्म क्या कहते हैं, इकट्ठा जो चाहते थे एग्रेसिव नेशनलिज्म आए हमारे देश में, राष्ट्रवाद हो, देशभक्ति बढ़े, और जो अथॉरिटेरियन जो पावर अपने पास लेना चाहते हैं उन लोगों ने थोड़ा अच्छा खासा फायदा उठाया। ये वॉर क्यों हुई, देखो वर्ल्ड वॉर वन के बाद आपको पता है ट्रीटी ऑफ वर्सेल आ गई थी, ठीक है ना, इकोनॉमी बहुत बुरी हो गई थी, बेरोजगारी आ गई थी, जर्मनी में बहुत बुरा होता, जर्मनी के लोग नाराज थे कहीं ना कहीं, ठीक है ना। इस एटमॉस्फेयर में जो एक्सट्रीमिस्ट लोग थे ना वो थोड़े से अट्रैक्टिव हो गए थे, उनके आइडियाज जो है वो जनरली अपने देश को क्या कहते हैं, चाहते थे कि नेशनल प्राइड हो, जॉब स्टेबिलिटी, इस सब चीजों पे ध्यान दे रहे थे, तो कहीं ना कहीं एक और कन्फ्लिक्ट पैदा होता जा रहा था। वर्ल्ड वॉर टू कैसे शुरू हुई थी, सितंबर 1939 में जर्मनी ने पोलैंड पे सबसे पहले हमला किया था, और ये अभी अपन पढ़ भी चुके हैं ऊपर, ठीक है ना। ये एक्शन फोर्स करता है ब्रिटेन और फ्रांस को कि वो जर्मनी पर क्या डिक्लेयर कर दें, वॉर। जैसे उन्होंने हमला किया तो ब्रिटेन और फ्रांस ने कहा हमारा पोलैंड पे हमला करवत है लुक, फिर वो ब्रिटेन और फ्रांस दोनों मिलकर आ गए लड़ने, ठीक है ना। और उन्होंने वर्ल्ड वॉर टू की शुरुआत कर दी। दो पावर हुआ करती थी, एक्सेस पावर, एलाइड पावर। एक्सेस पावर मतलब पिछली बार सेंट्रल और एलाइज हुआ करती थी, है ना,
जर्मनी, इटली और जापान, और इसमें ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत यूनियन और बाद में यूनाइटेड स्टेट्स। शुरुआत में एक्सिस पावर ने बहुत सक्सेस ली। इनिशियल ईयर्स में जर्मनी ने बहुत अच्छा मिलिट्री सक्सेस लिया। लार्ज पार्ट जो था यूरोप का वो जर्मन के कंट्रोल में आ गया था। बहुत सारे कंट्रीज हारे गए थे और कमजोर होते गए थे, लेकिन टर्निंग पॉइंट आया सोवियत यूनियन और स्टेलिनग्रेड। 1941 में जर्मनी ने अटैक करा था सोवियत यूनियन पे, और ये दिखाता था कि बहुत बड़ी मिस्टेक है, ठीक है ना। जर्मनी फोर्स जो थी प्रिपेयर नहीं थी, बहुत ही ज्यादा, क्या कहते हैं ना, सर्दियां, रशियन विंटर थी भी, देखो टाइम भी कब है ना, कब का टाइम चल रहा है ये, अच्छा 19, सर्दी गर्मी बताई नहीं, पर चलो वैसे सर्दियां ही रहती है वहां पे, तो अच्छी खासी सर्दियां पड़ रही थी। और जो सप्लाई, जो खाना पीना जाता था जर्मनी आर्मी को, वो नहीं जा पा रहा था अच्छे खासा। तो जो बैटल थी स्टालिनग्रेड की 1942 से 43 में, उसमें रिजल्ट क्या हुआ कि जर्मनी बहुत पिटी, ठीक है ना। और जब जर्मनी हारी तो जर्मनी जो है अपनी जमीन वापस से खोने लगी थी, और जो पावर था ना वो कहीं ना कहीं एलाइज के पास वापस आने लगी। धीरे धीरे यूनाइटेड स्टेट्स की एंट्री हो गई थी लास्ट में मेरे भाइयों। शुरुआत में यूनाइटेड स्टेट्स जो है ना वो अवॉइड कर रहा था कि ना ना ना, मैं नहीं आ रहा, मैं नहीं आ रहा, मेरा मन नहीं है। दिसंबर 1941 में जापान ने जब अमेरिका के नेवल बेस पर्ल हार्बर पर अटैक करा, तो यूनाइटेड स्टेट्स ने कहा कि रुको बेटा, ले बेटा इस तरीके से आ गया यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है ना। तो एलाइज ने फिर गेन कर लिया एनॉर्मस इकोनॉमिक और मिलिट्री स्ट्रेंथ, ठीक है ना। और जब वॉर थी वो अब एक ग्लोबल कन्फ्लिक्ट बन चुकी थी, और बाद में हुआ कुछ नहीं। जो एलाइड फोर्स थी उस वो एडवांस, मतलब एलाइड फोर्स वेस्ट से भी लपेट रही थी और सोवियत ईस्ट से लपेट रही थी, और जर्मनी कहीं ना कहीं चारों तरफ से घिर गया था और जर्मनी हार गया। बाद में वॉर खत्म हो गई। हाँ, बाकी वॉर पैसिफिक और जापान कैसे हारी, क्योंकि जापान तो अपना अलग ही लड़ रहा है ना उस तरफ। जापान ने लगातार लड़ाई लड़ी, बोला जर्मनी हार गया तो क्या हुआ, हम लड़ेंगे इस तरीके से कर आगे उन्होंने लड़ाई लड़ी। तो जो फोर्स जापान का सरेंडर था ना वो यही कि यूनाइटेड स्टेट, भाई उन्होंने कहा ले, मानेगा नहीं तू, ये ले ले बेटा उसने बम गिरा दिया, ठीक है। मैसिव डिस्ट्रैक्शन हो गया मेरे भाइयों, और सिविलियन लाइफ हो गई, और जापान ने बोला कि इस तरीके से। फिर आप देखते हो जापान अपनी आर्मी रखता ही नहीं है ना। तो वो खत्म हो गई, बहुत बुरा हाल हुआ ठीक है ना। तो मिलियंस ऑफ लोग मारे गए, ठीक है ना, बहुत बुरा सीन हुआ मेरे भाइयों, ठीक है ना। चलो फिर आगे चलते, छोड़ो, अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मेरे भाइयों, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रेशियल स्टेट। अब देखो ये तो हम समझ गए, एक तरीके से चैप्टर खत्म ही तो हो जाना चाहिए हमारा, कि हाँ भाई हिटलर हार गया, खत्म। लेकिन हम जर्मनी की बात करें तो हमने अभी तक ये नहीं पढ़ा कि जर्मनी में उसने करा क्या है। हम तो डायरेक्ट 1939 में आ गए ना। हमने पढ़ा कि 1932-33 में धीरे धीरे पावर में आ रहा है, और 7-8 साल पावर में करा क्या उसने, जर्मनी में क्या चल रहा है। हम तो ये पढ़ रहे हैं कि जर्मनी वाला बाहर वालों को लपेट रहा है, लड़ रहा है बहुत भयंकर, लेकिन उसने अपने देश में क्या करा, उसने ज्यूस के साथ क्या करा, यहूदियों के साथ क्या करा। तो मेरे भाइयों, आर्यंस देखो, ये चित्र देखो खूबसूरत सा, ये देखो आर्यंस बेस्ट हैं, बाकी यूरोपियंस एवरेज हैं, डिसेबल लंगड़े लूले हैं, ठीक है ना, इस तरीके से रोमा और रोमन पीपल्स, और ये सब मतलब काइंड ऑफ सबको वो बहुत ही नेगेटिव तरीके से देखता था। तो अपना टॉपिक है कि कैसे रेशियल स्टेट बनाया उसने अपने देश को, रेसिज्म के आधार पर ऊंचा करा। तो कहता है नाजीज जो करना क्या चाहते थे, कहता था जैसे ही वो पावर में आए, नाजीज जो थे ना वो एक नॉर्मल सोसाइटी को चाहते नहीं थे। वो चाहते थे कि एक्सक्लूसिव रेशियल स्टेट हो, सिर्फ हमारे तरीके के रेसियली प्योर जर्मन्स हो। जो ड्रीम था बिल्ड करने का, कम्युनिटी ऑफ प्योर एंड हेल्दी नॉर्डिक आर्यंस, वो कहीं ना कहीं हर इंसान को खत्म करता जा रहा था, जो भी वो अनडिजायरेबल, मतलब वो चाहता था कि हमारे यहाँ पे सिर्फ प्योर और हेल्दी नॉर्डिक आर्यंस लोग रहें, और जो बाकी लोग हैं अनडिजायरेबल, ये फालतू लोग, इनको भगाओ यहाँ से, समझ रहे हो। किसको वो डिजायरेबल और अनडिजायरेबल मानता था, तो डिजायरेबल सिर्फ नॉर्डिक आयरन्स थे, ठीक है ना। ये चाहता था कि सिर्फ यही ग्रो करें, ठीक है ना। और अनडिजायरेबल में कौन कौन आए थे, ज्यूज लोग या लंगड़े लूले जर्मन लोग, या जिप्सीज जो रोमा और सिंती लोग थे, काले लोग, ठीक है ना, पोल्स एंड रशियंस लोग, पॉलिटिकल अपोनेंट्स जो भी थे, जो पॉलिटिकली हमारे खिलाफ है, वो सब लोग। इसका विश्वास था कि जो अनडिजायरेबल लोग हैं इनका कोई अधिकार नहीं है कि ये हमारे देश में रहे, इनको भगाओ यहाँ से, ठीक है ना, समझ रहे हो बेटा। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हुआ क्या, द यूथेनेशिया प्रोग्राम किलिंग जर्मन्स। इसने यूथेनेशिया प्रोग्राम शुरू करा। सबसे शॉकिंग स्टेप जो इसने लिया था ना वो यूथेनेशिया प्रोग्राम लिया था। इस प्रोग्राम के तहत जर्मनी जो मेंटली और फिजिकली डिसेबल थे ना उन्हें मार देता था, जो मेंटली पागल थे या थोड़ा डिसेबल लोग थे उनको मार देता था। ये उन्हें कहता था ये इम्प्योर है, एबनॉर्मल है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ये जो थ्योरी थी इसने सीखी थी वो कहा इसने। हेलमुट के जो पिताजी थे वो नाजीज के ऑफिशियल के साथ ही इन्वॉल्व थे इन किलिंग्स में, उन्होंने ही कहीं ना कहीं अप्रूव भी करा था। ये दिखाता है
कि नाजीज की जो क्रुएलिटी थी ना वो लिमिटेड नहीं थी, सिर्फ ऐसा नहीं कि ज्यूज को ही लपेट रहे हैं, वो तो अपने खुद के लोगों को लपेट रहे हैं जो लंगड़े लूले हैं, उनको सबको मार रहे हैं, कह रहे तुम धरती पे बोझ हो, तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं है, तुम फिटेस्ट नहीं हो, तुम सर्वाइव नहीं कर पाओगे। सोचो बाकी ग्रुप्स को कैसे परसिक्यूट करा। ज्यूज जो थी सिर्फ वो विक्टिम्स नहीं थे, जिप्सीज लोग और ब्लैक पीपल्स, इन्हें तो रेशियल इंफीरियर घटिया माना जाता था, इन्हें कहते थे तुम्हारा रंग बहुत खराब है, ये बेकार है, ठीक है ना। और आर्यन प्योरिटी चाहता था वो। पोल्स और रशियन को भी उसने पता नहीं ये क्या नाम है, सुबू मैन करके उसने कुछ नाम दिया, ठीक है ना, ट्रीट करा उन्हें भी बिना मर्सी के, मतलब उनपे कोई रहम नहीं बरसाई, पिटाई के लगाई उनकी भी। जर्मनी ने फिर धीरे धीरे पोलैंड और कुछ रशिया के पार्ट भी आप देखोगे उसने कैप्चर करे थे, ठीक है ना। सिविलियंस को फोर्स करा था कि तुम जो है वो स्लेव लेबर हो, मतलब स्लेव लेबरिंग करो, हमारे नौकर बने रहो हमारे, ठीक है ना, दास बने रहो। बहुत सारे लोग तो ज्यादा काम करके मर गए, भूखमरी से मर गए, स्टारवेशन, खाना वाना मिलता नहीं था, मर गए, ठीक है ना, सबके सब लोग, ठीक है ना। तो ज्यूज जो ऐसे थे लेकिन उनको सबसे ज्यादा फर्क पड़ा था। देखो यहाँ लिखा हुआ है शुभू मैन, मतलब ट्रीटेड और लेस देन ह्यूमन, मतलब ये इन्हें कहा जाता था कि तुम इंसान नहीं हो, तुम इंसान से थोड़ा नीचे हो मतलब ये ऐसे भी कहा जा रहा है, ठीक है ना। तो ज्यूस जिसने सबसे ज्यादा सफर करा, क्योंकि हमें ये तो हम पढ़ते हैं कि यहूदियों के साथ बहुत बुरा हुआ, तो कहता है नाजीज का जो हेट्रेड था ना उसकी दो जड़ें थी, एक तो पुराना रिलीजियस हेट्रेड था और दूसरा की रेसियल थ्योरी जो उसने रेस कलर के हिसाब से लाई थी। तो एक पहले वाली थी ओल्ड रिलीजियस हेट्रेड। ज्यूज जो थे ना वो रॉन्गली बिलीव किया जाते थे कि इन्होंने क्रिश्चियंस को मारा है, हमारे है ना क्राइस्ट को मारा है, और ये मनी लैंडिंग थे, मतलब ये हमें पैसा वैसा देते थे इस तरीके से, ठीक है ना। दे वर नॉट अलाउिंग टू ओन लैंड, इन्हें बोलता था कि तुम्हारे कोई हक नहीं है, तुम्हारे पास जमीन हो, तुम्हारी जो भी जमीन है सारी छीन लेंगे हम। और इन्हें फोर्स किया जाता था कि गेटोज अलग से एक जगह बना दी थी इनके लिए, वहां उन्हें कहता था वहां रहो, और इन पे अटैक किए जाते थे, ठीक है ना, मारा जाता था इन्हें। और दूसरा इसका जो रेशियल थ्योरी था, मतलब हिटलर विश्वास रखता था कि ये बायोलॉजिकली थ्रेट है हमारे लिए, क्योंकि ये धीरे धीरे कन्वर्जन, जो इनकी इवन वो कन्वर्जन तो ना क्रिश्चियनिटी में जो लोग कन्वर्ट हो जाते थे ज्यूज, वो भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा था ये। नाजीज बिलीव रखता था कि ज्यूइश प्रॉब्लम जो है ना वो सिर्फ एक ही तरीके से सॉल्व होगी, ये ज्यूस की प्रॉब्लम, इन्हें मार दो, बस वो ये सोचता था, कह रहा तुम धर्म वरम कुछ मत बदलो, तुम मरो, ठीक है ना। नाजीज की पॉलिसीज दो फेज में चलाई थी, एक फेज 1933 से 38 में और 39 से 45 में। तो देखो ज्यूस को क्या करा उन्होंने, टेरराइज कर दिया, गरीब बना दिया, पहले तो भयंकर बहुत उनकी जमीन अमीन छीन ली, ठीक है ना। उसके बाद उन्हें सोसाइटी से दूर रखा, कहा कि या तो जर्मनी छोड़ जाओ नहीं तो हमारा वो गैटोज इलाका है वहां रहो, ठीक है ना। फेज 2 में ज्यूज को एक स्पेसिफिक एरिया में ले जाया गया, गैस चेम्बर्स में भेज दिया गया पोलैंड के अंदर, ठीक है ना। और इस फेज में उसने मास मर्डर करे थे इन लोगों के इंडस्ट्रियल स्केल पे, समझ रहे हो मेरे भाइयों। चलो नाजीज जो थे वो सिर्फ क्रूअल नहीं हुए थे एकदम से, उन्होंने सबसे पहले सोच विचार चेंज करी और फिर लोगों को ट्रीट करना कैसे करते हैं वो चेंज करा मेरे भाइयों। द रेशियल यूटोपिया या उटोपिया क्या है ये देखते हैं इसमें। कहता है वॉर एंड रेशियल ड्रीम्स। वॉर के दौरान जो नाजीज थे ना वो अपने रेशियल आइडियाज को प्रैक्टिसेस में, मतलब जो भी वो उनके आइडिया सोच विचार थे कि रंग के आधार पर भेदभाव करेंगे, इसको प्रैक्टिस में लाने लगे। उनके लिए वॉर और जेनोसाइड जो है ना वो मिलके काम कर रहा था। वॉर से उन्हें पावर मिल रही थी, ठीक है ना, और रेसिज्म जो वो आइडियोलॉजी लाए थे ना वो उनको कारण दे रहा था लोगों को मारने का। तो वो वॉर और जेनोसाइड एक साथ कर रहे थे। उनका मेन मकसद था एक रेशियल यूटोपिया बनाना। ये रेशियल यूटोपिया क्या होता है, एक ऐसी जमीन जो सिर्फ रेशियली प्योर जर्मन्स के लिए होगी, इसे वो कहते थे द रेशियल यूटोपिया। पोलैंड उन्होंने टेस्टिंग ग्राउंड बनाया। पोलैंड जो था ना उनका मेन लैब बना था नाजी का रेशियल पॉलिसीज के लिए, याद है कब्जा कर लिया था इन्होंने यहाँ पे। जब इन्होंने ऑक्यूपाई करा था पोलैंड को, तो पोलैंड को इन्होंने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था। नॉर्थ वेस्ट पोलैंड उसको जर्मनी ने कंट्रोल कर लिया था, वहां पर वो एथनिक जर्मन्स जो उनके पुराने जर्मन्स है जो प्रॉपरली आर्यंस लोग हैं वो लाए गए ऑक्यूपाइड एरिया से, ठीक है ना, दूसरे ऑक्यूपाइड एरिया से। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल ये पोलैंड है, तो पोलैंड का नॉर्थ और वेस्ट ये वाला इलाका हो गया, ठीक है ना। इस इलाके में जो क्या हुआ ना, सेटल्ड बाय एथनिक जर्मन्स ब्रॉट फ्रॉम अदर ऑक्यूपाइड एरियाज, और बाकी जगह से जर्मन्स को उठाया और यहाँ बसाना शुरू कर दिया उन्होंने, बोले तुम यहाँ बसो, तुम हमारे जर्मन्स हो, मतलब तुम प्योर जर्मन्स हो, इस तरीके से। एनेक्स मतलब टेक ओवर कर लेना, जब्त कर लेना एक तरीके से। फोर्स करा रिमूवल ऑफ पोल्स, और जो पोलिश लोग थे ना उनको बोला कि अपना घर छोड़ दो।
और उनकी जमीन अमीन प्रॉपर्टी सब छीन ली गई। उनको जो है ना किसको दिया, जो जर्मन सेटलर्स थे ना उनके घर उनको दे दिए, कि जो वो जर्मन में पालना चाह रहे थे लोगों को, ठीक है ना, उन लोगों को वहां पालना शुरू कर दिया। और जो बचे हुए पॉलिश पॉपुलेशन थी उसको पुश करा एक ऐसे एरिया में जो जनरल गवर्नमेंट कहलाते थे। तो जो बची हुई पॉलिश पॉपुलेशन थी उसको अलग इलाकों में बांट दिया, ऐसे ऐसे चीजें कर ली। जनरल गवर्नमेंट एक ऐसा रीजन जहां पर नाजीज अनडिजायरेबल लोगों को भेजता है, उन्हें जानवरों की तरह वहां पे ट्रीट करते थे। तो जैसे मान लो फॉर एग्जांपल यहाँ सारे पॉलिश लोग रहते हैं, सबको एक इलाका बना दिया, जैसे जनरल गवर्नमेंट का नाम दे दिया और सबको उनको यहाँ बसा दिया और उनके सारे घर वर छीन लिए और फिर दूर दूर से या कहीं और से जर्मन सेटलर्स लाए और बोले तुम यहाँ बसो, यहाँ रहो, क्योंकि वो चाहते थे एरिया ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना अपने लोगों का। समझ रहे हो? पोलिश सोसाइटी पूरी डिस्ट्रक्शन कर दी, उन्हें पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया। नाजीज चाहते थे कि जो पोल्स हैं वो बहुत ज्यादा कमजोर हो जाएं, ठीक है ना, और उन्हें बहुत ज्यादा ओबीडियंट बनाना चाहते थे। तो पोलिश के जो इंटेलेक्चुअल्स, टीचर्स, राइटर्स, प्रीस्ट, लीडर्स ये सब थे, इनको अरेस्ट कर लिया और इनका मर्डर कर दिया भारी मात्राओं में। पर्पस यही था कि वो अपनी आजाद थिंकिंग, कल्चरल आइडेंटिटी, नेशनल प्राइड चाहते थे, इस सब चीजों के लिए उन्होंने ये सब करा। बाकी बीच में जो दो वर्ड है इनका मतलब यहाँ पर यूज करा है। पोलिश के चिल्ड्रन और रेशियल टेस्ट कैसे हुआ था? तो देखो, सबसे मोस्ट क्रूअल नाजीज की प्रैक्टिसेस बच्चों में होती थी। क्या करता था ये ऐसा? पोलिश के चिल्ड्रन को, जैसे जो ब्लॉन्ड हेयर्स हैं या ब्लू आईज है ना, उनको तो अपने माँ बापों से दूर कर देता था, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता भी रखा है कि माँ बापों से दूर कर देता था। उनको रेस एक्सपर्ट के पास भेज देता था। अगर वो पास कर गए तो उनको जर्मन फैमिलीज में पलवाएगा, अपने बच्चों में नहीं, जर्मन फैमिलीज में पलवाएगा। और अगर वो फेल हो गए तो उन्हें अनाथालय में डाल देगा, और जो कि भुखमरी से मर जाएंगे। ठीक है ना? ये दिखाता था कि नाजीज का जो रेसिज्म था ना, वो बच्चों में कैसे प्रभावित हो रहा था। देखो बच्चों को कैसे प्रभाव कर रहा था। जनरल गवर्नमेंट आप समझ गए होंगे, किलिंग फील्ड्स है, क्योंकि वहां पर डाल के फिर सबको मरवा रहा है, या तो भूखा रख के या फिर मार के ही। जनरल गवर्नमेंट वो जो था वो सिर्फ एक डंपिंग ग्राउंड नहीं था अनडिजायरेबल के लिए, उसके अंदर लार्ज भारी मात्रा में ज्यूइश गेटोज रहते थे और गैस चेंबर्स भी थे वहां पे। ठीक है ना? ये एक मेन किलिंग एरिया बन गया था ज्यूज लोगों का, जो ज्यूज यहूदी लोग थे उनके लिए। ज्यूज को यहाँ कन्फाइन, भुखमरी, भूखा रखा जाता था और लास्ट में मार दिया जाता था, तड़पा तड़पा के, काइंड ऑफ ऐसे। बाकी इसके मतलब है जेनोसाइड, मतलब एक पूरे ग्रुप को मार देना, उसे जेनोसाइड कहते हैं। एथनिक जर्मन्स मतलब जर्मन जो जर्मनी के बाहर रहते थे वो लोग। गेटोस मतलब एक ऐसा जहां पर जबरदस्ती करके लोगों को रुकवाया जाए। और रेस एक्सपर्ट मतलब जो लुक्स से या फिर देख के पता लगाते कि अच्छा जी नाजी ऐसे थे। तो जो रेशियल यूटोपिया था वो सिर्फ ये नहीं था बेहतर सोसाइटी बनाना, वो था कि जो ऑलरेडी एक प्योरिटी वाला आइडिया रख रखा है उसको देख के बाकी लोगों को भी खत्म करना। समझ रहे हो? अब यहाँ से हमारा नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट होता है। आप अपनी बुक में देखोगे ना तो अलग से एक बुक में पेजेस बने हुए दो चार, जहां पर दिखा रखा है कि नाजीज की पॉलिसीज ज्यूज के अगेंस्ट कैसी चल रही थी। एक पेज देखोगे, एक पेज वाला सिचुएशन आएगी जहां पर आगे की साइड थोड़ा सा, हाँ ये वाला, ये जो इनकी बुक में, हाँ ये। तो एक प्लान प्रोसेस था भाई। मास किलिंग तो ज्यूज की थी ना, वो नाजिज्म में एकदम से नहीं हुई थी कि एकदम से सबको मार दिया वो एक ही दिन उठाकर। ये कैरी करी गई थी एक क्लियर स्टेज में, स्टेप बाय स्टेप तरीके से। और हर स्टेज में जो है ना वो ह्यूमन राइट्स को रिमूव किया जा रहा था और डेथ उनका फाइनल स्टेप था। तो स्टेप्स पढ़ते हैं कैसे कैसे मौत का स्टेप है। तो ये तो देखो पूरा सिस्टमैटिक तरीके से मार रहा है। सबसे पहला स्टेप था एक्सक्लूजन, जो इसने 1933 से 39 के बीच में चलाया। यू हैव नो राइट टू लिव अमंग अस एज सिटीजन, तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है हमारे बीच नागरिक बन के रहना। पहला तो वो ज्यूस को जनरल सोसाइटी से हटाता था कानून का इस्तेमाल करके, जिसको आपको याद होगा न्यूरमबर्ग लॉ पास करा था 1935 में। इस लॉ से उसने ये कहा था, अब देखो बाहर की दुनिया क्या सोच रही है, कुछ लॉ लाए भाई जर्मनी वाले, लेकिन ये लॉ जो था ना वहां पर आपको डिफाइन करा गया था कि कौन जर्मन का नागरिक है, ट्रू नागरिक है। तो जो जर्मन या उनका रिलेटेड ब्लड सिटीजन्स, मतलब जो जर्मन का खून है खुद से प्रॉपरली वो, या जो ज्यूज और जर्मन, ये कानून लाया, कानून के तहत उसने कहा है कि ज्यूज और जर्मन के बीच में शादी बैन है। ज्यूज और जर्मन का जो रिश्ता है वो एक क्राइम है। ज्यूज को अलाउ नहीं करा गया है कि वो नेशनल फ्लैग भी यूज कर सके जर्मनी का। ठीक है ना? कुछ और सोशल मेजर्स या लीगल अगर हम देखें तो जो ज्यूविश बिजनेस थे ना वो धीरे धीरे खत्म कर दिए, उनसे व्यापार करना बंद करवा दिया, उनको गवर्नमेंट जॉब से हटा दिया गया। ठीक है ना? उनकी जमीन छीन ली गई और उन्हें फोर्स करा गया कि ये जमीन हमें बेचो, और उनके घरों और बिल्डिंग्स पे अटैक कराया, लूटा गया। ठीक है ना? ये एक एग्जाम्पल है
क्रिस्टल नेक्ट करके ऐसे कुछ है, ठीक है ना, नवंबर 1938 में, ये अपनी बात बता रहा होगा मेरे ख्याल से, या फिर कहता है वायलेंट अटैक जो है ना वो याद रखा जाएगा, नाइट ऑफ ब्रोकन ग्लास। क्यों क्यों हुआ था इसमें? इसमें कहता है सिने पता नहीं क्या नाम है ये, कोई पढ़ेगा, सिनेगोगस होगा मेरे ख्याल से शायद, ये सिनेगोगस व बर्न्ट, ज्यूइश के होम डिस्ट्रॉय किए गए, इनके आदमियों को क्या कहते हैं अरेस्ट किया गया। सिनेगोग मतलब क्या है? प्लेस जहां पर ज्यूज पूजा पाठ करते थे, मतलब जैसे मंदिर वंदिर होते वैसे ही यहाँ पर ये एक ऐसा जगह था जहां पे उन्हें जनरली रखा जाता था इस तरीके से, ठीक है ना। तो सबसे पहला उनको एक्सक्लूजन करा, पहला स्टेप क्या? एक्सक्लूजन, मतलब समाज से हटाना, दूर करना। फिर गेटोइजेशन, गेटोइजेशन जो 1940 से 44 में चला था, आपका कोई अधिकार नहीं है हमारे बीच में रहने का। सेकंड स्टेज आया जहां पर इसने फिजिकली लोगों को अलग कर दिया। फोर्स्ड आइडेंटिफिकेशन, 19 सितंबर 1941 से जितने भी ज्यूज थे उन्हें एक येलो स्टार ऑफ डेविड पहनना पड़ेगा। देखो दिख रहा है येलो स्टार ऑफ डेविड, इस तरीके से ये मार्क था कि ये इनके पासपोर्ट पे भी था, इनके घरों में भी था, और ये इनके लीगल कागजात में भी लिख रखा था इस तरीके से। गेटोज एक जगह थी जहां पर इन्हें फोर्स किया जाता था, वहां रहेंगे ये, ठीक है ना, जैसे वॉर्सो या लॉर्ड्स करके नाम जगह है यहाँ पर। जब ये गेटोज में एंटर करते हैं तो उससे पहले इन्हें अपनी सारी संपत्ति दान करके जानी पड़ेगी, ठीक है ना। और गेटोज जो थी, गेटोइजेशन, जो गेटोज में जाके इन्हें रखा है, वहां पर इनका रहने का कंडीशन कैसी थी? बहुत ज्यादा भुखमरी थी, स्टारवेशन था, बीमारियां थी, हाइजीन नहीं था, एक्सट्रीम गरीबी थी। गेटोज मतलब एरिया जहां ज्यूज को अलग से रखा गया, और धीरे धीरे वहां पे वो लोग धीरे धीरे क्या हो जाता था? मर जाते थे। तीसरा प्रोसेस था एनहिलिएशन, ठीक है ना, 1941 में ये लगभग हो ही गया था। यहां पर क्या था कि अब तुम्हें जीने का ही अधिकार नहीं है। पहले कहा एक्सक्लूजन, अलग रहो हमसे, फिर कहा कि तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है यहाँ रहने का, अब तुम्हें जीने का ही अधिकार नहीं है। फाइनल स्टेज था सिस्टमैटिक मास मर्डर, तरीके से मास मर्डर करना। डिपोर्टेशन टू डेथ कैंप्स, ठीक है, क्या करा? ज्यूज को इकट्ठा करा जाता था गेटोज और कैंप से, और उन्हें गुड्स ट्रेन में भेज दिया जाता था, माल वाली ट्रेन में। और वहां पर डेस्टिनेशन क्या थी कि उन्हें जो ऑक्यूपाइड पोलैंड, जहां पोलैंड इकट्ठा करा था, ऊपर पड़े अपन ने, पोलैंड में मारते थे, क्या बना रखे थे उन्होंने? वो गेटोइजेशन, गेटोज बना रखे थे, वहां ले जाके इन्हें मार देते थे। कैंप कहाँ कहाँ ये जगह है बेटा देख लो, ठीक है, सोबिबोर, बेल्जेक है ना, ऐसे ऐसे करके ये नाम है, थोड़े से अजीब हैं। इन जगहों पर ये डेथ कैंप्स थे जहां ये मारता था, ठीक है। ये आप देख रहे हो ये क्या है? ये लाशें नहीं है, डरना मत देख के, ठीक है ना। ये क्लॉथ्स है आउटसाइड द गैस चेंबर, ठीक है ना। तो उसके बाद इन्हें कपड़े होते थे इनके, ठीक है ना। और कह रहा है जो गैस चेंबर्स और मास मर्डर है, विक्टिम्स जो थे ना उनको मिनट्स में ही मार दिया जाता था पॉइजन गैस देके, और किलिंग जो थी ना वो प्लानिंग और स्पीड और तरीके से, तो साइंटिफिक तरीके से थी एक तरीके से। इवन बचना भी मुश्किल, नामुमकिन था एक तरीके से, ठीक है ना। कैंप्स को सराउंड करा जाता था इलेक्ट्रिक वायर्स के थ्रू, तो प्रिजनर्स को गोली मार दी जाएगी अगर वो भागने की भी कोशिश करे तो, ठीक है ना। बाकी ये कुछ इलाके हैं, अगर आपकी बुक से ही है, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन कैंप नाम दे रखा है, कॉन्सेंट्रेशन कैंप। एक कैमरा जो एक डेथ कैंप की तरह दिखने में कितना सुंदर है, लेकिन एक डेथ कैंप है, कैमरे में कैप्चर हुआ। बाकी जो उनके जूते हैं देखो, फाइनल सॉल्यूशन से पहले फाइनल सॉल्यूशन लिख रखा है, देखो ऐसे जो जूते उनके पड़े हुए हैं, देख रहे हैं, ये जूते हैं सबके कैसे कैसे पड़े हुए हैं, समझ रहे हो बेटा। अब देखो यहाँ पर ये तो कहता है जो होलोकास्ट था वो केओस नहीं था, क्योंकि यहाँ मेरे ख्याल से अगला टॉपिक यूज होगा ना, होलोकास्ट नहीं, वो लास्ट एक टॉपिक होगा मेरे ख्याल से आपकी बुक का ही, होलोकास्ट करके। होलोकास्ट जो था वो कंफ्यूज नहीं था, ये मतलब कहता है इट वाज कोल्ड ऑर्गेनाइज सिस्टम है जो सबसे पहले उनके अधिकार छीनता है, और फिर जनरली क्या कहते हैं फाइनली उनके ह्यूमैनिटी को छीनता है, ह्यूमैनिटी को, फिर बाद में उनको खुद को ही मार देता है। बाकी ये बेटा कुछ डेफिनेशंस हैं, मतलब मीनिंग्स हैं ये सब, ठीक है ना। चलो आगे चलते हैं। बाकी ये एक चित्र है, आप देख सकते हो जनरली, फॉर ये तो जस्ट एक एग्जांपल है कि इस तरीके से चीजें हो रही है गैस चेंबर, ठीक है ना। चलो फिर नेक्स्ट हमारा टॉपिक स्टार्ट हो जाता है कि भैया यूथ कैसा था नाजी जर्मनी के अंदर, ठीक है ना, यूथ कैसा था नाजी जर्मनी के अंदर। तो इंट्रोडक्शन कहता है व्हाई हिटलर फोकस्ड ऑन यूथ, ठीक है ना। जो हिटलर था वो यूथ पे ज्यादा फोकस कैसे करता था, मतलब यूथ में क्या माहौल था जर्मनी के अंदर, नाजी के अंदर, हिटलर के अंदर। हिटलर बिलीव रखता था कि भैया ये नाजी जर्मनी जो है ना वो कहीं ना कहीं हमारे भविष्य पे डिपेंड कर रही है ना, लोगों पे, तो कहीं ना कहीं बच्चों पे डिपेंड करती है। उसके अकॉर्डिंग जो स्ट्रॉन्ग नाजी सोसाइटी है ना वो तभी बनाई जा सकती है अगर बच्चों को बढ़िया से नाजी आइडियोलॉजी ट्रेन की जाए, बढ़िया दिमाग दिया जाए, एक शुरुआत बचपन की ही उम्र से,
ठीक है ना। इसीलिए जो नाजी स्टेट थी ना वो ट्राई करती थी कि कंट्रोल करे बच्चों की जिंदगी इनसाइड और आउटसाइड स्कूल, चारों तरफ से ध्यान दे, उनका माइंड ही ऐसे इन्फ्लुएंस करे कि वो, अभी हम लोग तो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस बातों में समझा समझा के आपके मन में हेट्रेड फैला रहे हैं, लेकिन वो पैदाइशी हेट्रेड वो लेते हुए पैदा हो, और एक मन में है कि हाँ हम सबसे प्योर ब्रीड है, हम सबसे ऊपर है, ऐसा मन में उनके रहे। ठीक है ना। कंट्रोल ओवर स्कूल्स है अंडर नाजिज्म। तो देखो क्या होता था, जब जैसे वो पावर में आया था ना हिटलर, तो नाजीज कंप्लीटली एजुकेशन सिस्टम तक बदल देती है। क्या करते हैं, स्कूल का सफाया, ठीक है ना, क्लीन्स्ड एंड प्योरिफाइड, मतलब जो इसका मतलब ये नहीं कि साफ सफाई कराई है, ज्यूइश बच्चों को वहां से हटा दिया या ज्यूइश टीचर को वहां से हटा दिया, इसका मतलब ये है। ठीक है ना। टीचर जो पॉलिटिकली अनरिलायबल है उन्हें हटा दिया गया। सेग्रीगेशन हो गया बच्चों का, मतलब स्टेप बाय स्टेप डिस्क्रिमिनेशन बढ़ गया। सेग्रीगेशन का मतलब होगा लोग जिनको धर्म और भाषा के आधार पर बांट देना। ठीक है ना। तो जर्मन और ज्यूइश बच्चे जो थे ना वो एक साथ नहीं बैठ सकते थे, एक साथ खेल कूद नहीं सकते थे। बाद में तो अनडिजायरेबल चिल्ड्रन जो ज्यूज, जिप्सीज, फिजिकली हैंडीकैप्ड है, इनको तो स्कूल से हटा ही दिया। बहुत सारे जो थे 1940 में उन्हें तो गैस चेंबर में भेज दिया। सोचो बच्चों तक को गैस चेंबर में भेज दिया। ठीक है ना। नाजीज की जो स्कूलिंग थी वो अच्छे जर्मन चिल्ड्रन की तरीके से करी गई। नाजी जो अच्छे माने जाते थे, रेशियली प्योर माने जाते थे, उनको स्कूल में रखा गया। उनको उनकी जो नाजीज थिंकिंग है वो क्या कहते हैं, बढ़ावा दिया उसमें कि आप नाजीज की थिंकिंग को सोचो। उनकी जो किताबें हैं बेटा और सब्जेक्ट है उनमें बदलाव करें। इनकी स्कूल की किताबें फिर लिखी गई और रेशियल साइंस इंट्रोड्यूस करी गई, जहां दिखाया गया कि नाजीज का जो आइडिया है ना रेसिज्म का वो बेस्ट है। ठीक है ना। ज्यूज को दिखाया गया सबसे घटिया और खतरनाक। इवन जो मैथ की प्रॉब्लम होती थी ना स्कूलों में, उसमें भी हेट्रेड फैलाया जाता था ज्यूज के अगेंस्ट। ठीक है ना। तो बच्चों को क्या सिखाया जाता था, चिल्ड्रन को ट्रेन किया जाता था कि ईमानदार बनो, ओबीडियंट बनो, और हमेशा ज्यूज को नफरत करते रहो और हिटलर की पूजा करो और लोकतंत्र को ठुकरा दो। स्पोर्ट्स एजुकेशन भी चेंज कर दिए, ज्यादातर वायलेंस, एग्रेशन पे ध्यान दिया गया, लड़ाई झगड़ा करो, वायलेंस करो, एग्रेशन करो। बॉक्सिंग को एनकरेज करा गया बच्चों के अंदर, स्ट्रॉन्ग दिखाया गया, टफ दिखाया गया, इमोशनल लेस, मतलब बच्चों को आदमी बनाने की कोशिश करी गई शुरू से। हिटलर विश्वास रखता था कि जो बच्चे होते हैं वो, लड़के जो होते हैं, चिल्ड्रन जो आयरन हार्टेड है, लड़के खासकर की। यूथ ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई नाजिज्म में। एजुकेशन जो थी वो सिर्फ लिमिटेड स्कूल तक नहीं थी, इसने यूथ की भी संस्थाएं बना रखी थी। जैसे एक है जंग वोल्क करके, यंग बॉयज के, जो 10 साल की उम्र का बच्चा है उसको जंग वोल्फ ज्वाइन करना पड़ेगा और वहां पर वो बेसिक ट्रेनिंग लेगा। ठीक है ना। फिर एक हिटलर यूथ बनाया गया 14 साल की उम्र के लिए, जो क्या कहते हैं 14 साल की उम्र में उसको हिटलर यूथ ज्वाइन करना पड़ेगा, जहां पर उसे जनरली क्या सिखाया जाएगा, दे वर टॉट टू ग्लोरीफाई वॉर, एंड वॉर कैसे जीते, वायलेंस कैसे करें, और ज्यूज को हेट कैसे करें, कम्युनिस्ट को, जिप्सीज को कैसे हेट करें, डेमोक्रेसी को कैसे हमेशा उसकी निंदा करते रहे, बेकार है, हिटलर की कैसे पूजा करें। और जब 18 साल का हो जाता था तो वो लेबर सर्विस ज्वाइन करते थे, जहां पर वो आर्मी और नाजीज के ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आ जाते थे। तो कहीं ना कहीं पूरा कंट्रोल कैसे चल रहा था, तो देखो नाजीज का जो यूथ लीग था वो 1922 में बना था, बाद में हिटलर यूथ बना था 1926 में, और बाकी यूथ ऑर्गेनाइजेशन भी बंद कर दिए थे उसने और बैन भी कर दिए थे कि मेरा चलेगा यहाँ पे से, समझ रहे हो। जितने भी जर्मन यूथ थे वो नाजीज के कंट्रोल में आ गए थे एक टाइम बाद। तो उसने ओथ ली, शपथ ली एक तरीके से लॉयल्टी की हिटलर के टूवर्ड्स। मतलब जब ट्रेनिंग खत्म होती थी तो बच्चे जो है ना वो शपथ लेते थे कि मैं हमेशा जिंदगी भर शपथ लेता हूँ, मैं जिंदगी भर ऐसे हिटलर का बना रहूंगा, इस तरीके से। I swear to devotee to all my energies and my strength to the savior of the country Adolf Hitler. I am willing and ready to give up my life for him। ठीक है ना। और ये दिखाता है कैसे बच्चों को ब्लाइंड लॉयल्टी, आंखें बंद करके बस वफादार बनाया जा रहा है। नाजीज का जो कंट्रोल था वो चाइल्डहुड से डेथ तक सब पे था। तो देखो रॉबर्ट ले एक नाजी लीडर है, उसने क्लियरली एक्सप्लेन करा कि जो सिस्टम है वो 3 साल की उम्र से ही सिखाया जाता है स्कूल में, हिटलर यूथ में, लेबर सर्विस में, फिर आर्मी में, ये सारे यूथ ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप थे। ठीक है ना। और फिर जब एडल्ट भी हो जाओगे, जब तक मरोगे नहीं तब तक आप नाजिज्म फॉलो करोगे, ये सीन बना दिया था। ये दिखाता है कि जो नाजिज्म था वो पूरा कंट्रोल लेता था ह्यूमन लाइफ में, और नाजिज्म जो थे ना वो सिर्फ जो है सोल्जर से शुरू नहीं होता था, वो बचपन से ही चीजें उनके मन में डालनी शुरू करती थी। नाजीज का जो मदरहुड कल्ट होता है, जो है ना माँ चारा होता है, भाई बाप चारा, भाई चारा, माँ चारा है, यानी कि वो नाजीज औरतों को कैसे देखता था। तो नाजीज जो जर्मनी था वो वुमेन्स को सिखाया जाता था कि आप लोग आदमी से अलग हो।
नाजीज रिजेक्ट करते थे इक्वल राइट फॉर मेन एंड वुमेन, औरत और आदमी को बराबर नहीं मानते थे, जो एक इंपॉर्टेंट पार्ट था डेमोक्रेटिक मूवमेंट का। नाजीज आइडियोलॉजी के तहत इक्वालिटी जो वुमेन की है वो डिस्ट्रॉय, मतलब अगर हमने मेन और वुमेन को बराबर मान दिया तो भैया जो हमारा समाज है ना वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। वुमेन और मैन जो है ना वो हमेशा अलग अलग रोल प्ले करते हैं, इसीलिए उन्हें अलग रहना चाहिए। तो आदमी और औरत का रोल क्या था, तो लड़कों को हमेशा एग्रेसिव, स्ट्रॉन्ग, मस्कुलिन, ठोस बनाना सिखाया जाता था, और लड़कियों को दिखाया जाता था तुम एक अच्छी बीवी और मां बनो, ठीक है जी। और बच्चे पैदा करो कौन से, जो प्योर ब्लडेड आर्यन चिल्ड्रन है, और उनको अपने घर की देखरेख करनी चाहिए और नाजीज की वैल्यूज सिखानी चाहिए। और वुमेन से एक्सपेक्ट किया गया कि वो सिर्फ बच्चे और कल्चर और रेस ये सब आगे बढ़ाएंगे और कुछ नहीं है। रेस मतलब लड़ नहीं रही, भाग नहीं रही, समझ रहे हो। मदरहुड एक नेशनल ड्यूटी है, मतलब तुम्हारा जैसे जैसे एक लड़का है उसका नेशनल ड्यूटी क्या है, देश की रक्षा करना, वैसे मदरहुड भी एक नेशनल ड्यूटी है, मतलब माँ का पालन करना, बच्चे पालना। 1933 में हिटलर ने डिक्लेयर करा मेरे स्टेट में जो मदर है वो सबसे इंपॉर्टेंट नागरिक है, ठीक है ना, लेकिन किस लिए, सिर्फ बच्चे पैदा करने में और बच्चों को पालने के लिए। ये जो रिस्पेक्ट थी वो सब माओ के लिए बराबर नहीं थी, लेकिन अब ये भी प्रॉब्लम है। सोचो माँ जो बच्चा पैदा कर रही है वो भी अब ऐसा नहीं है कि हाँ जी, नाजीज ने भेदभाव करा, उसने बोला रेसियली डिजायरेबल मदर्स और रेशियली अनडिजायरेबल मदर्स, मतलब जो गलत बच्चा पैदा कर दे, गलत मतलब काला बच्चा थोड़ा पैदा कर दे, समझ रहे हो, ठीक है ना। रिवॉर्ड थे डिजायरेबल मदर्स के लिए, जो आर्यंस बच्चे पैदा करेंगी वो एक तरीके से बढ़िया ट्रीटमेंट ले पाएंगे अस्पताल में, ठीक है ना, उनको डिस्काउंट मिलेगा दुकानों में जब जाएंगी, ठीक है ना, उन्हें कंसेशंस मिलेंगे, थिएटर टिकट्स, रेलवे फेयर्स, इन सब में उन्हें पैसे में छूट मिलेगी, बचत मिलेगी। ऑनर थे मेरे भाइयों, अगर ब्रॉन्ज क्रॉस मिलेगा अगर आपने 4 बच्चे पैदा करे, सिल्वर 6 बच्चे पैदा करे, गोल्ड क्रॉस मिलेगा अगर आपने 8 या 8 से ज्यादा बच्चे पैदा करे। ऑनर क्रॉस मतलब अवार्ड है जो नाजीज की माओ को मिलेगा, ठीक है ना। तो देख लो ये सीन था वहां पे। पनिशमेंट थी अनडिजायरेबल के लिए, लेकिन फिर जो अनडिजायरेबल है, जो लोग रेसियली अनडिजायरेबल बच्चों को पैदा करेंगी, उनको जैसे ज्यूस के साथ रिश्ता बनाएंगे, पोल्स के साथ या रशियन के साथ, तो उन्हें पनिश किया जाएगा, ठीक है ना। उन्हें जो है परेड किया जाएगा पूरे टाउन्स में, उन्हें टकला कर दिया जाएगा लड़कियों को, ठीक है ना, और उन्हें उनके मुंह काला कर दिया जाएगा, और उन्हें एक तरीके से फोर्स करा जाएगा कि वो प्ले कार्ड्स में चप्पल अप्पल जूता शायद पहना के घुमाएंगे, इस तरीके से काइंड ऑफ। और उन्हें जो है ये एक तरीके से ओनर दिखाया जा रहा है कि हम तुम्हें ये ओनर देंगे और उनको ये ओनर करेंगे, ठीक है ना। बहुत सारी तो जेल में भेज देते थे, उनके अधिकार छीन लेते थे, उन्हें उनके परिवार से अलग करते थे। सिविक ऑनर मतलब रिस्पेक्ट करना, ये तो खैर चलो अलग अलग टॉपिक है। नाजिज्म जो था ना वो सिर्फ पॉलिटिक्स और वॉर नहीं कंट्रोल कर रहा था, लोगों की फैमिली, माँपन, बापपन, हर चीज को, पर्सनल रिलेशनशिप तो तक को कंट्रोल कर रहा था। सोच लो कितना कर सकता है। समझ में आया अब आपको? जेनोसाइड समझ में आया? जेनोसाइड मतलब क्या होता है? मास किलिंग, झुंड में एक साथ मारो। क्या कभी इंडिया में ऐसा हुआ है? व्हाट डू यू थिंक? लगता है इंडिया में ऐसा हुआ होगा? अगर हुआ है तो कहाँ हुआ है? हाँ, ये एक जेनोसाइड था, मास किलिंग थी, लेकिन इसके बेसिस पे ऐसा हुआ था कश्मीर में। नेक्स्ट अपना टॉपिक आ जाता है बेटा प्रोपागेंडा। प्रोपागेंडा मतलब क्या होता है? प्रोपागेंडा मतलब किसी भी एक कंसेप्ट है और उसको लेके मैं एक मन में विचार धारणाएं रखूं और आपसे वही फॉलो कराऊं, एक पर्टिकुलर टॉपिक को लेके मैं उसको प्रमोट करवाऊं आपसे, ठीक है ना। तो एक कला थी प्रोपागेंडा की। कैसे? कह रहा प्रोपागेंडा जो था वो नाजीज के लिए इंपॉर्टेंट क्यों था? तो देखो नाजीज अपना रिजाइम समझते थे, द नाजीज रिजाइम अंडरस्टूड वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आप लंबे समय तक रूल करना चाहते हो तो लोगों के माइंड को कंट्रोल करो। तो वही ना, प्रोपागेंडा चलाएंगे, अपने आप को अच्छा दिखाएंगे, दूसरे को बुरा दिखाएंगे, और फिर ये प्रोपागेंडा चलेगा। इस पर्पस के लिए जो नाजीज थे वो भाषा, मीडिया, सिंबल्स, हर चीज को बड़ा ही शातिर दिमाग और केयरफुली यूज करते थे कि हम दिखने चाहिए। ये जो पर्पस था बड़ा ही क्लेवर था, इमोशनल था, डेंजरस था, हर तरीके से था। देखो जैसे कैसे क्या होता था, लैंग्वेज जो है ना वो हाइडिंग द ट्रुथ है। वो कैसे? नाजीज कभी भी डायरेक्ट वर्ड यूज नहीं करते थे, किल या मर्डर, अपने ऑफिशियल रिकॉर्ड में जब भी वो मारते थे। मैं बता रहा हूँ ना कि बाहर के देश को पता ही ना चले उनका क्या प्रोपागेंडा चल रहा है। स्पेशल ट्रीटमेंट मतलब मास किलिंग, ठीक है ना। फाइनल सॉल्यूशन कंप्लीट किलिंग ऑफ ज्यूज, है ना। ये क्या है? यूथेनेशिया, ये हमने ऊपर पढ़ा था, जो लंगड़े लूलों को मार रहे थे। सिलेक्शन मतलब चूजिंग करना, कौन मरेगा कौन नहीं मरेगा। इवैक्यूएशन मतलब
डेथ कैंप्स में डिपोर्ट करना, मतलब लेके जाना उन्हें डेथ कैंप तक। तो ये उनकी पॉलिसीज जो थी ना वो नाम थे। इवन जो गैस चेम्बर्स थी ना वर नॉट कॉल्ड किलिंग रूम्स, उन्हें किलिंग रूम तक भी नहीं कहा जाता था, उन्हें कहा जाता था डिसइंफेक्शन एरिया। देखो है, और इसे डिजाइन करा जाता था कि ये वैसे ही दिखे जैसे बाथरूम, बाथरूम में मार रहे हैं, ठीक है ना। शावर रूम्स जहां पर फेक शावर है, तो बाथरूम हो गए या शावर रूम्स हो गए, वहां पे ऐसे से मार रहे हैं। पर्पस क्या था, क्रूएलिटी छुपाना चाहते थे वो, इसीलिए है ना, कि चाहते थे सबको पता ना चल जाए हम स्पेशल ट्रीटमेंट दे रहे हैं। नाजीज जो थे वो लोगों को मारते थे नॉट ओनली विद वेपन्स, लेकिन शब्दों से भी मारते थे। कैसे, रोल ऑफ मीडिया इन नाजीज, मीडिया का क्या रोल था, वही सोशल मीडिया उस टाइम पे तो नहीं होगा, जो नॉर्मली अपना ये होता है न्यूज ये सब, है ना, अखबार। नाजी जो थे हर तरीके का मीडिया यूज करता था अपने आइडियाज को फैलाने के लिए, पोस्टर, फिल्म, रेडियो, न्यूज़पेपर, लेफलेट्स, ठीक है ना, और कैची स्लोगन्स तक बांटता था, मतलब बनाता था। मीडिया जो थी ना वो यूज करती थी पॉपुलराइज करना नाजीज का आइडियोलॉजी, दुश्मन बनाना, और वायलेंस को ये दिखाना कि ये जस्टिफाई है, सही कर रहे हैं, ये बिल्कुल सही है, ठीक है ना। क्रिएट करना एनिमी को प्रोपागेंडा के थ्रू। कैसे, नाजीज केयरफुली चुनते थे किसको हेट किया जाना चाहिए, कैसे एनिमी को हम पोस्टर में दिखाएंगे, फिल्मों में दिखाएंगे। ज्यूज को डेंजरस दिखाया जाता था, भूत पिशाच इस तरीके से दिखाया जाता था, बेईमान लोग इस तरीके से दिखाया जाता था। कंपेयर करते थे उन्हें रैट, वर्मिन या पेस्ट से, है ना, जो पेस्टिसाइड्स हो गए, कीटाणु, इस सबसे कंपेयर करा जाता था। ये जो मूवमेंट थी ये कंपेयर करता था टू रोडेंट्स, ठीक है ना। सोशलिस्ट और लिबरल्स लोग जो थे ना वो कमजोर दिखाए जाते थे, और उन्हें दिखाया जाता था ये डीजेनरेटेड लोग हैं, और उनपे कहा जाता था ये तो फॉरेन एजेंट है, अंग्रेजों के द्वारा भेजे हुए लोग हैं, ये तो हमारे देश में चाहते ही हैं कि ये सब चीजें खत्म हो जाए। उनको ऐसे दिखाया जाता था बाहर के लोग को, तो इसलिए कहीं ना कहीं हेट्रेड और डर दिखाया जाता था कि हमारे लिए खतरा है, इन्हें मार दो, ये हमारे लिए खतरा है, ठीक है ना। एक प्रोपागेंडा फिल्म तक बनाई गई थी, एटर्नल ज्यू। एक इन फेमस नाजीज की फिल्म है जिसका नाम है एटर्नल ज्यू, और इस फिल्म के अंदर जो ज्यूज थे ना उन्हें लंबी दाढ़ी, कैफ्टन्स ऐसे दिखाया गया, काफ्टन्स के थ्रू, और उन्हें पोर्ट्रे किया गया कि गंदे लोग हैं, डेंजरस लोग हैं, ये हमारे सोसाइटी के लिए खतरनाक हैं। रियलिटी क्या थी, जितने भी जर्मन ज्यूज थे ना वो अच्छे खासे एजुकेटेड थे, लेकिन उनके अंदर कोई फर्क भी नहीं दिखता था बाकी जर्मन से, लेकिन प्रोपेगेंडा जो था ना वो रियलिटी में उनके अंदर भेदभाव पैदा करने लग गया जो बाकी जर्मन्स थे। प्रोपेगेंडा और इमोशंस का क्या लेना देना था, नाजीज में जो था ना वो वर्क करता था डीपली इमोशंस के ऊपर, वो लोगों के मन में डर पैदा कर रहा था, गुस्सा पैदा कर रहा था, और लोगों को ब्लेम डाल रहा था कहीं ना कहीं, है ना, कि ये समवन टू ब्लेम, किसी पे तो ब्लेम डालना था। तो लोगों की जो फ्रस्ट्रेशन थी वो दिख रही थी, बेरोजगारी इनकी वजह से हुई है, गरीबी इनकी वजह से हुई है, और हम हार भी इनकी वजह से गए। लोग कहीं ना कहीं अनडिजायरेबल ग्रुप्स की तरफ गुस्सा होने लगे, समझ रहे हो, कहीं ना कहीं ये चीजें आने लगी, ठीक है ना। इसके बाद क्या कहता है, आओ आगे चलते हैं। अपील करते थे पूरे सोसाइटी के हर सेक्शन से। नाजीज का जो प्रोपेगेंडा था वो सेम नहीं था हर इंसान के लिए। वर्कर्स जो थे उन्हें प्रॉमिस किया जाता था जॉब मिलेगी, यूथ को प्रॉमिस किया जाता था प्राइड और पावर मिलेगा, और वुमेन्स को प्रॉमिस करा जाता था कि उन्हें रिस्पेक्ट की जाएगी एज मदर, और मिडिल क्लास को प्रॉमिस किया जाता था स्टेबिलिटी देंगे। नाजीज जो क्लेम करते थे कि हम लोग आपकी दिक्कतों को दूर करेंगे। प्रोपागेंडा तो था, उसका मतलब ये नहीं है कि चिल्ला के बोलो, वो कहीं ना कहीं स्लोली लोगों के मन में विश्वास कर बैठे, वो होता है प्रोपागेंडा। चिल्ला के मैं बोल दूं कुछ भी, आप समझो ना समझो, लेकिन स्लोली आपके मन को डाइवर्ट करना धीरे धीरे, देखो कितना दुख हो रहा है, इस तरीके से ऐसे ऐसे। वुमेन्स, हिटलर ऑन वुमेन, वुमेन पे क्या सोचता था प्रोपागेंडा के थ्रू, वो कहता था वुमेन और मैन अलग अलग रोल प्ले करते हैं। उसका ये कहना था कि आदमी एक अलग अलग है, अलग अलग रोल है। एक वुमेन का काम है बच्चा पालना, और मैन का काम है वॉर में सेक्रीफाइस करना, अपने आप को त्याग देना। वुमेन्स का जो सेक्रीफाइस था चाइल्ड बर्थ में, वो दिखाना कि देखो औरतें क्या है, आदमी क्या है, इस तरीके से। और ये यूज किया जाता था कि इससे वो कंट्रोल पा सके। औरत भी सोचती थी कि नहीं, मेरा काम बच्चा पैदा करना ही है, मैं तो बच्चा ही पैदा करूंगी, मेरा मकसद है मैं गोला बच्चा, आर्यन बच्चा पैदा करूंगी, इस तरीके से रेशियल गोल प्रमोट करना, ठीक है जी। बाकी एक अच्छे हो, ये एक पोस्टर आप देख रहे हो किसी ने बनाया है, फ्रॉम अ नाजीज लीफलेट 1932। इसने एक क्या लिखा हुआ है, जर्मन फार्मर यू बिलोंग टू हिटलर। वाई, फार्मर हैं वो स्टैंड करते हैं बिटवीन टू ग्रेट डेंजर्स टुडे, द वन डेंजर अमेरिकन इकोनॉमिक सिस्टम, बिग कैपिटलिज्म, एंड द अदर मार्क्सिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ बोल्शेविज्म, यानी कि रशिया, क्या कहते हैं, रशिया में जो चल रहा था।
Big capitalism and Bolshevism work hand in hand. They are born of Jewish thought and serve the master plan of world Jewry, ठीक है ना, who alone can rescue the farmer from the dangers national socialism। मतलब ये एक तरीके से पोस्टर दिखा रहा है कि एक तरफ बड़ी पावर है अमेरिका जो कैपिटलिज्म चलाती है, इंडस्ट्रियलिस्ट पूरी देश को चला रहे हैं, और दूसरी तरफ कौन है, बोल्शेविक रशिया वाले। कह रहे हैं ये दोनों ही ज्यूज लोग हैं। बोला कि आप लोग हिटलर को बिलोंग करते हो, हिटलर के पास जाओ, ये दोनों खा जाएंगे आपको, ठीक है ना, इस तरीके से, ठीक है ना। बाकी आर्बिटर, ठीक है ना, बाकी दिखाया हुआ है, या इनकी भाषा में लिखा हुआ है। नाजीज पार्टी का पोस्टर है 1920 में जो कह रहा है कि वोट करो हिटलर को, ठीक है ना, समझ रहे हो। बाकी बेटा ये कुछ हिस्टोरिकल डेट्स हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। 1914 में पहली वर्ल्ड वॉर हुई थी, खत्म हुई थी। फिर वीमर रिपब्लिक बनी कब, 1918 9 नवंबर। फिर ट्रीटी ऑफ वर्सेल साइन की गई थी 1919 में, जून 28 में। जून 30 1933 में एडोल्फ हिटलर जो था वो चांसलर बन गया था जर्मनी का। 39 में इसने पोलैंड पे इन्वेड कर लिया था। 41 में इसने यूएसएसआर से पंगा लिया, मास मर्डर करा था 1941 में। 8 दिसंबर को इसने यूएसए ने क्या कहते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर ज्वाइन करा, और 45 में सोवियत का जो ट्रूप था वो लिबरेट हो गया था, मतलब थोड़ी बहुत पिटाई विटाई लगी थी ना जर्मनी की। और फिर 1945 में तो एलाइड जीत गई थी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो गई थी यूरोप के अंदर। ये डेट्स जो हैं ये सिर्फ इवेंट नहीं है, ये दिखाता है कैसे वॉर बुरे और अच्छे समय में कैसे कैसे ग्लोबल डिजास्टर बनती गई। हमारा जो लास्ट टॉपिक है मेरे ख्याल से फिफ्थ टॉपिक है, दैट इज ऑर्डिनरी पीपल एंड द क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। देखो एक डिफिकल्ट सवाल है, ये सेक्शन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल पूछेगा जो हम पढ़ेंगे कि कैसे आम जनता जो है वो रिएक्ट करती थी नाजीज और नाजी। भाई वहां और भी तो आम लोग हैं ना, जो नाजिज्म चल रहा है वो लोग फॉलो कर रहे हैं क्या, क्या चल रहा है। सिंपल आंसर है, जर्मन्स अलग अलग वे में, जो आंसर बड़ा सिंपल, आंसर इज नॉट सिंपल बिकॉज जर्मन्स रिएक्टेड इन अ डिफरेंट वे। हर जर्मन्स ने अलग अलग तरीके से बिहेव करा। कैसे, जो सपोर्टर थे नाजिज्म के तो वो तो जायज बात है, इसको एक बड़ा नाजीज का आइडिया देखते थे, उसकी लैंग्वेज और गुस्सा जो भी काइंड ऑफ हिटलर चाहता था वो वैसा फील करते थे। उसके जो एक्शंस थे उसमें ज्यूइश हाउस को मार्क करना, है ना, सस्पिशियस रिपोर्ट करना, जो भी पुलिस वुलिस है उनको, मतलब अपने पड़ोसी में कि ज्यूइश लोग हैं ये गलत है इन्हें मार दो, इस तरीके से। और डिस्क्रिमिनेशन को एक्सेप्ट करना कि ये तो नॉर्मल है। वो जेन्युइनली बिलीव रखते थे कि नाजिज्म प्रोस्पेरिटी लाएगा, जर्मनी का जो जनरल वेलबींग है वो इंप्रूव होगा। जो रेजिस्ट करते थे नाजिज्म, मतलब ऐसे बंदे जो नाजिज्म नहीं चाहते थे आए। हर जर्मन ने थोड़ा ना सपोर्ट करा हिटलर को। कुछ लोग थे जो एक्टिवली कहते थे कि हाँ जर्मनी का जो हिटलर है वो गलत कर रहा है। कुछ लोग नाजिज्म के अगेंस्ट भी गए। कुछ लोग ने विक्टिम्स की हेल्प भी करी सीक्रेटली, ठीक है ना। और उन्होंने ये इवन जब भी करा, जब मतलब जैसे मान लो पुलिस उन्हें रोकती थी, अरेस्ट करती थी, टॉर्चर करती, मारा भी, तब भी लोगों ने फिर भी ये चीजें कहीं ना कहीं करी। साइलेंट मेजोरिटी, ज्यादातर लोग चुप रहते थे, ठीक है ना। कुछ लोग साथ बोलते थे जर्मनी लोगों के, कुछ लोग अगेंस्ट बोलते थे। और एक लार्जेस्ट ग्रुप जो जर्मनी का था ना, वो पैसिव ऑनलूकर्स थे, अपैथेटिक विटनेस थे। मतलब वो सिर्फ ओपनली सपोर्ट नहीं करते थे, ना ही वो प्रोटेस्ट भी करते थे, वो चुप ही रहते थे बिल्कुल, ठीक है ना। वो डरते थे कि बोलेंगे तो मारेंगे, और अगेंस्ट बोलेंगे तो मारेंगे, साथ में बोलेंगे तो उन्हें अच्छा नहीं लगता था कि गलत हो रहा है। हाँ, तो उनके मन में जो फर्क उनके मन में जो फियर था और सेल्फिशनेस था, वो एक तरीके से उन्हें साइलेंट रख रहा था, ठीक है ना। बाकी एक पेस्टोर नीमोलर्स वार्निंग क्या था, एक जर्मन का पेस्टोर है और रेजिस्टेंस फाइटर था, मतलब रोकता था ये, इसका नाम ये है। इसने डिस्क्राइब करा कि ये जो साइलेंस था ना डेंजरस, ये बहुत नुकसानदेही था। क्यों, इस पोएम का मतलब क्या है, उसने कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश करी कि जो साइलेंस है ना, वो आप, मतलब अगर आप चुप हो ना, जैसे आज के टाइम पे नॉर्मली क्या चलता है, कोई इंडिया में कोई हिंदू के खिलाफ हो जाए तो हिंदू आके बोलेंगे कि हिंदुओं तुम चुप मत रहो, चुप क्यों रह रहे हो, ये वो। और जैसे मुस्लिम होगा तो मेरे मुस्लिम भाइयों आगे आओ, लड़ो, ये वो करो। तो ये चीजें चलती रहती हैं। जर्मनी में उस टाइम पे तीन तरीके के लोग नजर आ रहे हैं। एक लोग जो जर्मनी को, नाजिज्म को सपोर्ट कर रहे हैं, एक लोग जो नाजिज्म के खिलाफ है, और तीसरे लोग जो चुप है। कह रहा है साइलेंस जो है ना, वो एक तरीके से इनजस्टिस जो हो रहा है ना लोगों के साथ, उसको बढ़ावा दिया है उन्होंने। ना उन्होंने रोका तो
अपराध बढ़ता गया और उसे रोकना ही कहते हैं, ना रोकना ही कहते हैं एक तरीके से। इग्नोर करना, जो सामने लोग हार्म है, नुकसान है किसी के लिए, उसको इग्नोर करना। और मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ना, वो हर नागरिक के लिए अप्लाई होती है। तो कहीं ना कहीं एक बंदे ने अपनी बात लिखी थी, उसने कहा देखो हमारे साथ तो बहुत ही गलत हो रहा है, ठीक है ना। मतलब उसने कहा कि लोग बहुत ज्यादा चुप हैं, ये उसने उस बात लिखी क्या। फर्स्ट दे कम फॉर कम्युनिस्ट, आई डिड नॉट स्पीक आउट बिकॉज आई वॉज नॉट अ कम्युनिस्ट। मतलब ये बात बता रहा है, कह रहा है सबसे पहले ये लोग कहे कौन है कम्युनिस्ट बंदा, कौन है, उनके लिए आए, मैं चुप बैठा रहा, मैं कम्युनिस्ट नहीं था इसीलिए। फिर वो आए सोशल डेमोक्रेट क्यों है, मैं नहीं बोला क्योंकि मैं ये भी नहीं था। फिर वो आए ट्रेड यूनियनिस्ट के लिए, मैं नहीं बोला क्योंकि मैं वो नहीं था। फिर वो आए ज्यूज के लिए, मैं नहीं बोला क्योंकि मैं वो नहीं था। फिर वो मेरे लिए आए एंड देयर वाज नो वन लेफ्ट जो मेरे लिए बोले। मतलब जब सबके लिए वो आए, मैंने बोला नहीं, सबको ले गए। और फिर जब वो मेरे लिए आए तो कोई मेरे लिए नहीं बोला क्योंकि कोई बगल में था नहीं। समझ रहे हो, तो लोग ये उनका मजाक या काइंड ऑफ उनके ऊपर टॉन्ट मारा जा रहा है कि जो लोग चुपचाप से देख रहे थे, ठीक है ना। एक हिस्टोरियन लॉरेंस रीस था जिसने इंटरव्यू करा जर्मन्स को बहुत बार, और उसने अपनी डॉक्यूमेंट्री में कहा एक वार्निंग फ्रॉम हिस्ट्री, ठीक है ना। एक इंटरव्यू ही था जिसमें एरना क्रेन्स करके कहा, उसने कहा था कि 1930 में एक ग्लिमर आया था उम्मीद का, सैलरी बढ़ गई थी जर्मनी में और ऐसा लग रहा था कि अब लोग चीजें वापस से सब सही होने लग रहा है। मैं अपने आप को कह सकता था कि एक बहुत सही समय था। व्हाट डज दिस टेल अस, ये हमें क्या दिखाता है कि इकोनॉमिक इंप्रूवमेंट जो थी ना, वो बहुत लोगों को इग्नोर कर रही थी मोरल क्राइम्स के चल रहे। मतलब बहुत सारे लोग ना जब पैसा सा कमाने लगे, हिटलर का जब समय आने लगा, तो बहुत सारे लोग को लगा कि अरे अब तो पैसा ऐसा कमा रहे हैं, अब तो वापस से सब चीज सही हो गई है। क्यों, अब तो कमाई उमाई आ रही है, हर चीज हो रही है, पैसा वैसा भी आ रहा है, सब चीज। मतलब लोग अपना खुद की कमाई में बिजी हो गए थे। उन्होंने सवाल खड़े करने शुरू क्यों नहीं करे, क्योंकि इकोनॉमी वापस से ठीक हो गई थी। मेरे भाई नींद तो नहीं आ रही, मुझे आ रही है। ठीक है ना, सोना नहीं है, ठीक है ना। मतलब समझ रहे हो, कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने कुछ कहा ही नहीं, और कुछ लोग ऐसे थे जो अपना कमाने में बिजी हो गए और सवाल नहीं किए। और अक्सर हमारा समाज करता ही है ये बात। पर्सनल बेनिफिट लोगों को अंधा कर चुका था। आई कुड ओनली से फॉर माई सेल्फ, वो कहती थी कि मैं सिर्फ अपने बारे में ही कह सकती थी कुछ, ठीक है ना। नाजिज्म इसीलिए सरवाइव नहीं कर पाया ओनली बिकॉज ऑफ फियर, इट सर्वाइव बिकॉज ऑफ मेनी पीपल फाउंड इट कन्वीनियंट टू स्टे साइलेंट। नाजिज्म जो बड़ा चला, वो सिर्फ इसलिए नहीं चला कि लोगों ने डर देखा, वो इसलिए भी चला क्योंकि लोग चुप थे। ये सवाल उठाया जा रहा है, समझ रहे हो। नॉलेज अबाउट द होलोकास्ट, ठीक है ना। व्हेन डिड द वर्ल्ड नो अबाउट द ट्रुथ, लोगों को कब पता चला कि क्या चल रहा है जर्मनी में। लोगों को तो नहीं पता ना, अभी बाहर वर्ल्ड में थोड़ी ना पता है। जब नाजीज के लास्ट रूल चल रहे थे ना, तो कुछ इंफॉर्मेशन निकल रही थी जर्मनी के बारे में। पूरा सच्चाई तो जो होलोकास्ट है वो वॉर के बाद ही पता चली, जब जर्मनी हार गई थी। क्या वर्ल्ड का रिएक्शन था, कहता है आफ्टर द डिफीट जर्मन वर बिजी डीलिंग विद हंगर, डिस्ट्रक्शन, लाइफ इन रूइंस। जो जिंदगी बर्बाद हो गई, डिस्ट्रक्शन हो गया, भुखमरी आ गई, जब जर्मनी तो इसी से बिजी थी। ज्यूज जो थे वो कुछ और ही चाहते थे। वो चाहते थे कि वर्ल्ड हमें याद रखे, दुनिया हमें याद रखे। क्यों, वो चाहते थे कि जो हमारे साथ अत्याचार, आक्रोश, जो हमने फेस करी हैं चीजें, जो हमारे साथ नाजीज किलिंग हुई है, वो उसे होलोकास्ट जो कहा जाता है, वो जाना जाए, दुनिया जाने हमारे साथ क्या हुआ, ठीक है ना। तो डिजायर थी कि सच पता लगे लोगों को क्या हुआ है। एक पावरफुल स्टेटमेंट आती है गेटो इनहेबिटेंट से, आई वांट टू आउटलाइव द वॉर जस्ट फॉर हाफ एन आवर, ठीक है ना। मैं एक वॉर देखना चाहता हूँ सिर्फ आधे घंटे के लिए, मीनिंग मतलब, हाँ सॉरी, he did not want a long life, he only want enough time to tell the world what really happened। हाँ वही, bear witness to Nazis crime। मतलब वो एक तरीके से ये कहना चाहता है कि मैं सिर्फ एक तरीके से सिर्फ आधे घंटे के लिए बताना चाहता हूँ कि देख लो जी, ठीक है ना। मतलब वो एक तरीके से कहना चाह रहा है मुझे वॉर में घुसा दो, मैं सिर्फ देखना चाहता हूँ कि बताना चाहता हूँ कि देख लो जी हमारे साथ क्या हो रहा है। ये दिखाता है एक स्ट्रॉन्ग ह्यूमन डिजायर जो थी ना ट्रूथ और जस्टिस के लिए, वो क्या चल रही थी, ठीक है ना। प्रिजर्विंग मेमोरी और डायरीज, डॉक्यूमेंट्स, ठीक है ना। बहुत सारे ज्यूज जो प्रिजनर्स थे, उन्होंने कहीं ना कहीं ग्रेट करेज दिखाया, साहस दिखाया, अपनी डायरीज लिखी, उन्होंने नोटबुक्स बनाई,
डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे किए, ठीक है ना, कुछ सीक्रेट आर्काइव्स बनाए जो वो दिखा सके दुनिया को। इवन इवन जब वो डेथ भी फेस कर रहे थे तो उन्होंने दिखाया एविडेंस, चाहा कि बच जाए जो नाजीज का क्राइम दिखा सके। और ये तो सिर्फ बच गए, डाटा तो कुछ देख पाए, असल में क्या हुआ है आपको भी नहीं पता, ठीक है ना। आप सिर्फ अंदाजे लगा सकते हो या कुछ बच जाएंगे तो वो बता देंगे, ठीक है ना। यहाँ दो वर्ड है। नाजीज का जो अटेम्प्ट था वो छुपाने का, कि जो भी क्राइम वो कर रहे हैं वो छुपा सके। जब वॉर खत्म हो चुकी थी तो नाजीज के लीडर ना सारे एविडेंस डिस्ट्रॉय करने लग गए थे कि अब तो हम हारने वाले हैं, अब जो भी हमने इन लोगों को गलत मारा है ये एविडेंस छुपाओ। पेट्रोल डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ऑफिशियल्स को कि सारी फाइलें जला दो, रिकॉर्ड हटा दो, सारे क्राइम्स के प्रूफ हटा दो। ये दिखाता है कि नाजीज को पता था कि वो क्रिमिनल हैं, उन्हें डर था कि वर्ल्ड उन्हें बहुत बुरा लपेटेगा। होलोकास्ट की मेमोरी आज के टाइम पे क्या है, नाजीज का जो एफर्ट है कि वो उन्होंने एविडेंस हटाने की कोशिश करे, लेकिन होलोकास्ट अभी भी वर्ल्ड वाइड जाना जाता है। इवन आप अभी तक ये चैप्टर पढ़ रहे हो तो आपको भी पता होगा, वरना आप तो मान लो 2010-12 में पैदा हुए, आपको क्या पता हिटलर कौन है क्या है, ठीक है ना। ये एक मेमोरी है, ठीक है ना। फिक्शंस है, डॉक्यूमेंट्रीज है, पोएट्री है, मेमोरियल्स है, म्यूजियम्स है वहां पे जहां आप जाके देख सकते हो, है ना। ये 3 पर्पस है, ताकि लोग ट्रिब्यूट कर सके, उनको याद रख सके, और एक वार्निंग हो कि भैया चुप रहने का कोई फायदा नहीं है, आपको बोलना चाहिए, समझ रहे हो। महात्मा गांधी जी ने चिट्ठी लिखी कि ये हिटलर बाबू क्या कर रहे थे रे समझ रहे हो, मतलब क्यों क्यों इन्होंने चिट्ठी क्यों लिखी। कह रहे हैं जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर होने से शुरू से पहले इन्होंने 2 चिट्ठियां लिखी एडोल्फ हिटलर को। ये ऐसे नहीं कि कोई पॉलिटिकल सपोर्ट मांग रहे थे वो, बट एज अ मोरल अपील इन द नेम ऑफ ह्यूमैनिटी। गांधी विश्वास रखते थे कि जो वॉर है वो इंसानियत डिस्ट्रॉय खत्म करती जा रही है, इंसानियत को खत्म कर रही है। इवन जितना भी एक पावरफुल लीडर है उसको याद रखना चाहिए कि उसकी मॉरल जिम्मेदारी क्या है। तो उसको लिखा था कि बेटा तुम लड़ाई तो लड़ रहे हो, पर ध्यान रखो तुम्हारे इस पूरे समाज के प्रति जिम्मेदारी, तुम इतने बड़े लीडर हो, तुम्हारे समाज के प्रति जिम्मेदारी है, ठीक है ना। वो बात अलग है कि पता नहीं पढ़ा होगा नहीं पढ़ा होगा गांधी जी की चिट्ठी को, ठीक है ना। लेकिन हाँ, गांधी जी की चिट्ठी भेजी गई थी। अरे यार ये रह गया क्या थोड़ा सा, अच्छा। फर्स्ट लेटर जुलाई 23 1939 को भेजा, वर्ल्ड वॉर 2 से पहले। यही था कि जो रिटर्न था फ्रॉम वर्धा सेंट्रल प्रोविंसेस इंडिया में, वहां से भेजा गया था वर्ल्ड वॉर 2 से पहले। गांधी जी एड्रेस करते हैं डियर फ्रेंड, ओहो अरे रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमैनिटी, इज्जत करो, ठीक है ना। जो आपके जो एक्शंस है ना ये सही नहीं है, आप लोगों को थोड़ा सा ह्यूमैनिटी का रिस्पेक्ट करना चाहिए। खिलाफ थे गांधी जी। कहते हैं कि वो अर्ज करते हैं उसे कि एक he hesitated because he did not want to seem disrespectful, yet he felt a moral duty to speak। बोले मैं वैसे तो नहीं लिखना चाहता था, मैं डिसरिस्पेक्टेड फील नहीं होना चाहता, लेकिन एक मेरी मॉरल ड्यूटी है बताने की कैसे नहीं करना चाहिए। और कोर मैसेज ये था कि उन्होंने ये कहा था कि ही इज द वन पर्सन हु कैन प्रिवेंट द वर्ल्ड वॉर। हिटलर एकमात्र इंसान है जो वर्ल्ड वॉर रोक सकता है। ये वॉर जो है वो कहीं ना कहीं ह्यूमैनिटी बहुत ज्यादा प्रभाव डालेगी। गांधी जी ने बोला कि इस वॉर में इवन आप लोग जो आपके गोल है ना वो आपको इम्पोर्टेंट लग रहे हो, लेकिन आपको वॉयलेंस को रिजेक्ट करना चाहिए, ठीक है ना। बस इतना ही है, थोड़ा आगे चलते हैं इसके बाद। फिर एक सेकंड लेटर फिर भेज दी चिट्ठी ठीक है, फिर चिट्ठी भेज दी उन्होंने, ठीक है। 1940 में भेजी, और जब वॉर ऑलरेडी शुरू हो चुकी थी। बोले तुम माने नहीं सर, तुमको चिट्ठी भेजे, तुम चिट्ठी का जवाब तो एक दिए नहीं, ऊपर से तुम जंग छेड़ दिए, है ना। ऐसे ऐसे बोला उन्हें, ठीक है थोड़ा। तो गांधी जी ने बोला कि नॉन वायलेंस जो है ना वो सबसे पावरफुल है, ठीक है ना। नॉन वायलेंस सबको हरा सकता है, ठीक है ना। आप उसमें हमें पैसे वैसे हथियार इन सब की जरूरत नहीं है, तो बाबू आप भी जरा जो है लड़ाई वड़ाई मत करो, ठीक है। लड़ाई लड़ाई माफ करो, ऐसे ऐसे करके गांधी जी ने चिट्ठी लिखी थी, समझ रहे हो। वार्निंग दी थी हिटलर को। उन्होंने कहा कि अगर तू नहीं मानेगा तो लाठी मार तेरे को, ठीक है। ऐसा नहीं है, वायलेंस जो है ना वो एक नेशन जो है ना वो प्राउड फील नहीं कर सकता आप पे जब तक आप ये क्रुएलिटी दिखाओगे या दुनिया को ऐसे मारोगे, है, समझ रहे हो। तो वो एक तरीके से कहा था, ठीक है ना। तुम कोई रहम नहीं छोड़ रहे लोगों पे जिसपे लोग तुम पे प्राउड फील करें। पर ऐसा सच बताऊं, बहुत से लोग जो है हिटलर की वो रखते हैं, हिटलर पसंद करते हैं कि सही था वो बंदा। बहुत से लोग हैं ऐसे, समझ रहे हो। ऐसी भी चीजें रहती है मेरे भाइयों, ठीक है ना। बाकी गांधी की जो अपील थी ह्यूमैनिटी पे वो यही था कि यार वो इंसल्ट नहीं कर रहे हिटलर को, ठीक है ना।
वो धमकी भी नहीं दे रहे हैं उसको, वो बस उसे मॉरल अपने राइट्स बताना चाह रहे हैं कि यार तेरी जिम्मेदारी है देश के प्रति, पूरे विश्व के प्रति, कि तुझे ध्यान देना चाहिए ना, तू बदतमीजी कर रहा है, तुझे शर्म नहीं आ रही, इस तरीके से कह रहे हैं उसे। उन्होंने कहा वॉर वॉर को रोक, मतलब लाठी मारूं चश्मा उतार के इस तरीके से। तो इस लेटर की इंपॉर्टेंस यही थी कि वो दिखा रहे हैं बेटा देश के प्रति तुम क्या कर रहे हो, तुम इतने बड़े आदमी हो, तुम्हारा नाम है, सम्मान है, हर एक चीज है, तुम एक देश चला रहे हो, ऐसे मत करो, इस तरीके से। तो ये लास्ट बस एक गांधी जी का जो चिट्ठी था उनके टूवर्ड्स, वो हमने समझी, और ये हमारा चैप्टर बेटा खत्म हो गया।